बात थोड़ी सी मैं शुरू में ही काटना चाहूंगा। मुल्ला की और मुजाहिद की आवाज एक ही होती है। परेशानी ये है कि मुल्ला जो है वो है नहीं, जिनको हम मुल्ला कहते हैं वो मुल्ला है नहीं, बल्कि मौलाना की आवाज किसी भी मुजाहिद की आवाज से ज्यादा वजनदार होती है, क्योंकि मौलाना खुद किसी भी मुजाहिद से बड़े होने चाहिए। तो सर ये मैं एक्चुअली थोड़ी सी आपको शुरू में ही सर ये आपको अल्लामा इकबाल का तो शेर है। इसमें ये कहा गया है कि अगर एक मुल्ला मस्जिद में खड़े के अजान देता है, वो अल्फाज वो एक है लेकिन उसके मानी भी एक है, लेकिन उसका जो सेंस है, अगर मुजाहिद जो जंग में जो लड़ाई लड़ता है वहां भी अजान पढ़ता है तो वो मुजाहिद वहां पे मैदान में लड़ रहा है। तो आप मुजाहिद है सर। मैं कोई और बात कह रहा हूँ कि जो मौलाना की शक्ल में नजर आ रहे हैं वो मौलाना नहीं है, वो समझिए, वरना मौलाना तो मुजाहिद होते ही हैं हमेशा ही। इसमें कोई एग्री। शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होती। एग्री। खैर, यस। यस। जी, क्योंकि मेरे दादा खुद मौलाना थे और मैं मौलानाओं की और मुल्लाओं की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा है जब मैं बहुत छोटा था। अब वो लोग हैं नहीं, इसीलिए आज के हालात हैं ऐसे। खैर, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली चीज है, हजरत अली का कॉल है, आजमाए हुए का आजमाना बेवकूफ़ी है। तो जो हमारे लोग हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद से लेके, ट्रिपल तलाक से लेके, काशी की मस्जिद से लेके, हिजाब से लेके, लव जिहाद से लेके और मॉब लिंचिंग से लेके सभी इश्यूज उठाए, और 100 आउट ऑफ 100 इश्यूज में 100% फेल हुए। किसी भी इश्यू में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या इसी टीम से, इसी जमात के साथ, इन्हीं लोगों के साथ हम आगे आने वाली कोई भी लड़ाई लड़ के जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि इसमें 0% चांस है। अगर हम, और इसीलिए मैं बहुत ही तकलीफ के बाद, बहुत तकलीफ उठाने के बाद ये सब बातें कहना मैंने शुरू किया है। मैं पहले ऐसे नहीं कहता था, सालों साल तक इन्हीं लोगों के साथ मैंने काम किया, लेकिन, और इनकी क़यादत में काम किया, लेकिन ये लोग हर बार बुजदिली का मुजाहरा करते हैं और लालच का मुजाहरा करते हैं, और ये 100 आउट ऑफ 100 केसेस में करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आवाम की जहां तक बात है, आवाम बहादुर है, और आवाम अभी भी किसी ना किसी दर्जे तक ईमान पे कायम है। ये जो करोड़ों लोगों ने अभी ये भी किए, QR कोड पे एकदम फॉलो किया, बिना ये जाने सोचे समझे, किसी भी दानिशमंद की सलाह लिए बगैर, के जो डेटा होता है वो सबसे ज्यादा, कोई भी अगर सरकारों में रोग एलिमेंट्स हैं तो वो डेटा की तलाश सबसे ज्यादा करते हैं। किसी भी तरह के ग्रुप का डेटा अगर उनके हाथ आ जाएगा तो उसका यूज मिसयूज वो कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी लेबनान में मिला भी है हम, लेकिन वो तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। लेकिन जो उससे कम मिकदार में देखा जाए तो जितनी भी मार्केटिंग की कंपनीज हैं जो इंडिया में दर्द सर सबसे ज्यादा बनी हुई हैं अभी, वो भी डेटा ही लेते हैं, किस तरह का फोन नंबर किस तरह के लोगों के हाथ में है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी जो काम करने वाले हैं, ऐसे गलत काम करने वाले लोगों के लिए। तो ये करोड़ों लोगों ने अपने, जो बेदार लोग हैं, अपने फोन नंबर जेपीसी की वेबसाइट पे पहुंचा दिए हैं, यानी कि सरकार के हाथों में पहुंचा दिए हैं, कर्टसी हमारे यही कायदीन, जिन्हें या तो समझ नहीं है या ये पूरी तरीके से आरएसएस के एजेंडे पे चलते हैं, हर काम ऐसा करते हैं जिससे नुकसान ही हो, फायदा ना हो। अब मैं आगे चलता हूं। मैंने पुणे की स्पीच में भी अपनी कहा था, दो चीजें हैं जिसके बारे में अल्लाह ने मुझे कुछ सलाहियत दी है। एक वो है कि मैं आप सब लोगों को भी, और वो मैं अभी भी बैठ के वही कर रहा हूँ, आज संडे था तो आज मैंने पूरा दिन उसी में लगाया है, लेकिन वो बहुत ही लंबा काम है। कि आज तक कोई भी एक्ट वक्फ की हिफाजत के लिए पुख्ता किस्म का आया नहीं है। ये ब्रिटिश इंडिया से लेके आज तक की बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुताला है उस बारे में। और इसी कमजोर एक्ट को लेके भी हमने, अल्लाह ताला ने ये भी मेहरबानी की है मेरे ऊपर, के
सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज किसी ने अगर मुल्क में छुड़ाई हैं तो वो उसमें अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। लेकिन उन वक्फ की प्रॉपर्टीज को आजाद कराने में मैंने ये महसूस किया है कि ये जो 2013 का कानून है, जिसमें मेरे भी काफी सारे सजेशंस हैं। मौलाना वली रहमानी जब पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, मुझसे 2 रातों का टाइम देके इसमें बहुत सारे सजेशंस लिए गए थे, और उसी की बुनियाद पे मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी उन्होंने बनाया था। तो ये जो 2013 का वक्फ एक्ट हम लोगों की सिफारिशों के बावजूद भी है, ये भी कोई बहुत मजबूत एक्ट नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। आज तक कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट वक्फ का हम लोगों ने नहीं बनाया है जिसको हम रोल मॉडल मान के उसके लिए हम संघर्ष करें, जद्दोजहद करें कि हमें ये वाला कानून चाहिए वक्फ की जो हिफाजत के लिए, और वक्फ का फायदा ज्यादा से ज्यादा वाकिफ की मंशा के मुताबिक उठाने के लिए। तो ये हमारे पास एक बेसिक वर्किंग डॉक्यूमेंट ही आज तक नहीं है। तो मैं पूरी ताकत लगा के अपनी जितना भी मुझे टाइम मिलता है दूसरी मसरूफियत से, मैं एक बेसिक डॉक्यूमेंट बना रहा हूं। पहले उसमें वो सारी कमियां जो आज तक के कानूनों में हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों के सामने और दुनिया के सामने रखूंगा, ताकि उसमें बाकी सब लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस से उसको और पुख्तगी दे सकें और हम एक पक्का और मजबूत डॉक्यूमेंट बना पाए। ये मेरे ख्याल से सबसे बुनियादी बात है। उतनी ही बुनियादी बात एक ये भी है कि अब हम जब सब चीज इस बात को समझ चुके हैं और जान भी चुके हैं कि हम लोग कितने भी इनको ईमेल भेज दें, और ईमेल की एक शक्ल जो थी वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी। ईमेल अगर जानी चाहिए तो उसमें किसी ना किसी पॉइंट के बारे में एक इंडिविजुअल ईमेल जानी चाहिए। ये एक जेनरिक ईमेल भिजवाने से कई बार जो मसला होता है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। ये कहा जा सकता है कि इन्होंने जबरदस्ती लोगों से या लोगों को अ, एक ही तरह की ईमेल भिजवाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल किया या बरगलाया वगैरह वगैरह, किसी तरह के भी इल्जाम लगाए जा सकते हैं। तो अगर ईमेल भेजना भी था तो इंडिविजुअल लोगों को अपने आप अपना दिमाग लगा के भेजना चाहिए था, और ज्यादा लोगों को नहीं भेजना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये परसुएसिव जो तरीके हैं, जो तरीके इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, इंक्लूडिंग फाइलिंग केसेस इन द कोर्ट्स, ये ज्यादा कामयाब होने वाले नहीं है। इसमें हम दे सकते हैं, ये सरकार ऐसी सरकार है अभी जो करीब 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को धक्के देके पार्लियामेंट से पिछली फ्रोजन हो जा रहा है, बाहर निकालती है, और उसके बाद कोई बिल पास करने की ताकत या जुर्रत कर सकती है। ये इन लोगों के लिए आम बात है। ये संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, फ्रोजन हो रही। वीडियो फ्रोजन हो रही मेरी है, आवाज कट के आ रही है। नेटवर्क का इशू है, पूरा सुन नहीं पा रहा है। सर आपके आपके शायद नेटवर्क में कोई इशू है सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, अभी अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही? तो दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो हमारे मुखालिफ हैं उनका ताकत और कमजोरियां जानकर ही हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी ये है कि हमें कोई ना कोई तरीका एहतजाज का जल्दी से जल्दी शुरू करना पड़ेगा, जिस दौरान जबकि हम ये अपना वक्फ एक्ट तैयार कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी आप लोग डिस्कशन करें और तरीका ढूंढें कि हम एहतजाज कैसे जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये ईमेल लिखने से और इनके सामने पेश होने से मैं समझता हूं ये भी काउंटर प्रोडक्टिव है। कोई भी डेलीगेशन अगर जेपीसी में जाता है तो उससे उनकी जेपीसी को तक़वियत मिलेगी, उनको एक ये बहाना मिल जाएगा कि हमने इतनी वाइड रेंजिंग ऑडियंस के साथ
कंसल्टेशन की, जिसमें हमारी सारी माहनाज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी जाके उनसे कंसल्टेशन या उनकी जेपीसी में शमूलियत कर चुकी हैं। तो ये बात वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मुझे अंदेशा है। और आप लोग अभी आने वाले टाइम में देखेंगे भी कि हमने सबसे बात कर ली और हम इस नतीजे पे पहुंचे। अब ये लोग जो इसे आनन फानन में पास नहीं करा रहे हैं, उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो सिर्फ एक है, वो ये है कि इसका इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुसलमानों के खिलाफ एक और मुद्दा देके पोलराइज करें, और उसके बाद जब वो चाहेंगे जब ये बिल पास करा लेंगे, ताकि जमीनी स्तर जो सतह है उस पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी को पहुंचा सके। ये इनकी मंशा है। तो अभी ये जो जेपीसी वगैरह का प्रोग्राम कर भी रहे हैं, तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लेंगे, मेरा ऐसा मानना है, और ये इससे नेगेटिविटी पैदा करेंगे मुसलमानों के बारे में और पोलराइजेशन करेंगे। तो हमें तैयार रहना है, और तैयार एजुकेशनल जो मोड है उसमें भी मैं इस बात को भी आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सिखों के लॉज हैं, जो बाकी माइनॉरिटीज के लॉ हैं, और जो ट्राइबल्स के लॉ हैं, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट के तो इस फील्ड में नहीं है, एंडाउमेंट्स के और प्रॉपर्टी के उसने, लेकिन ट्राइबल्स के और सारी माइनॉरिटीज के जो कानून है वो वक्फ की तर्ज पे, अगर ये वक्फ का कानून ये इस तरीके से डाइल्यूट करते हैं तो सारी माइनॉरिटीज, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध, वो करने वाले हैं। ये इसीलिए हमें अपने अलायंस पार्टनर्स भी ढूंढने होंगे, जिस पर भी मैं बहुत शिद्दत से काम कर रहा हूं, और मैं गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से भी और सभी लोगों से कि हमें अपने अलाइज भी तलाशने हैं। तो इसमें सारी माइनॉरिटीज और ट्राइबल्स को हमें अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि ये कानून डायरेक्टली उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना मुसलमानों को पहुंचा रहा है, क्योंकि इसको बुनियाद बना के उनके कानून भी इस तरीके से डाइल्यूट किए जाएंगे और डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। तो ये अगर हमारा एक ब्लॉक बनेगा एससी, एसटी और माइनॉरिटीज का शुरू करने के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है 46% देश की पॉपुलेशन एक प्लेटफॉर्म पे आएगी। और ये निहायत ही अहम बात है। अगर हम सिर्फ मुसलमानों को लेके एजिटेशन करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा, वो उसी तरह की कार्रवाई होगी हमारी भी जो ये बाकी सारी तंजीमें कर रही हैं, जिससे आरएसएस और बीजेपी को ही ज्यादा फायदा होगा। तो ये एजिटेशन शुरू होना है, लेकिन एससी, एसटी और माइनॉरिटीज, दूसरी माइनॉरिटीज के साथ शुरू होना है। ये बहुत अहम बात है। तो हम 46% पॉपुलेशन देश की बन जाते हैं। एंड मुझे पूरा भरोसा है, अगर हम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एजिटेशन करेंगे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन या शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन या माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो अगर हम टारगेट करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे, तो मुझे इस बात में शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये बिल या इस बिल की को रोकने में हम लोग कामयाब होंगे। एक, लेकिन असली सॉल्यूशन सिर्फ इस बिल को रोकना है ही नहीं, हमें अपना बिल पब्लिक डोमेन में लाके वक्फ बिल, और उसी की तर्ज पे हम लोग प्रपोज करें ट्राइबल्स के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी और दूसरी माइनॉरिटीज के लिए भी, अपने अपने बिल हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाके उनको इस गवर्नमेंट से या इस गवर्नमेंट को हटाकर, जो हम लोग अगर 46% एक साथ होंगे, तो जो दूसरी कोई गवर्नमेंट आएगी उससे अपना बिल पास कराएं। जो भी नफा नुकसान इस दौरान होना है उसको हम रोकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें बाय मींस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रास्ते हैं, इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ केसेस, लेकिन उससे मेरे ख्याल से 15-20% से ज्यादा फायदा होता नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन अगर एक लार्ज स्केल हम कैंपेन करने में कामयाब हो गए दूसरी कम्युनिटीज के साथ, वीकर सेक्शन के साथ मिलके, तो हमारा अच्छा कानून आ पाएगा और उससे पूरी कम्युनिटी की ना सिर्फ हिफाजत में काम आएगा, बल्कि उसकी फलाह बहबूद और कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी और खुशहाल बनाने के लिए भी बहुत अहम रोल वक्फ का ये कानून प्ले कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमें
अपने सामने वाले जो मुखालिफ हैं उनसे ज्यादा जो हमारे पीठ के पीछे मुखालिफ हैं उनसे ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमें उनको टैकल करने के लिए अपना एक मजबूत महाज बनाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगता नहीं कोई हमें ज्यादा परेशानी आनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत साफ है तो अल्लाह मदद करता ही है। तो अगर मेरी बात खत्म हुई है, कोई लोग अगर कुछ सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। प्राचा साहब, सबसे पहले मैं एक बात को क्लेरिफिकेशन दूंगा कि जो मैंने इनिशिएट किया हूं कि भाई जो है वो एक मेजॉरिटी तबका जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, और जो रिजोल्यूशन हमने फॉर्मेट किया है उसको इज्तिमाई तौर पर वो आपके हवाले करे, ये मैंने तजवीज, इसके ऊपर आप जरा सा कुछ अपनी बात रखिए। नहीं, ये इसलिए कारगर साबित होगा कि अभी तक जो मेरा कैरेक्टर और मेरी हिस्ट्री रही है, तो मैं अभी तक अल्लाह ताला ने मुझे किसी के आगे झुकाया भी नहीं है और किसी लालच में भी मुझे मुब्तला किया नहीं। इसका ये फायदा होगा। और मैंने एक बाकायदा एक पूरा डिटेल मेटिकुलस प्लानिंग करके पूरी तहरीक का प्लान बना रखा है जो पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है जो आप इस वक्त कर रहे हैं डॉक्टर अनवर। अगर ये सारी चीज़ मिल के जो हमारे पुराने लोग हैं, और ज़्यादातर उनमें से वो भी हैं जो वफ़ की प्रॉपर्टीज़ पे किसी न किसी तरीके से काबिज़ हैं या उससे फ़ायदा उठा रहे हैं या उसको एनक्रोच किया गया। ये जितने भी लोग जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के बारे में तो मुझे पर्सनल नॉलेज ही है, और मैं एक-एक इंसान का ज़ाती वक़्फ़ को नुकसान करने का कारनामा भी गिनवा सकता हूँ अगर मुझसे कोई पूछे। पॉइंट आउट कर सकता हूँ मैं इन सभी लोगों का। लेकिन अगर वो ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन आपकी पहल अच्छी है ये, लेकिन इस पे ईमानदारी से काम किया जाए तभी कुछ होगा। और जब तक हम ईमानदारी से काम करते हैं जब तक ही हम लोग कामयाब होंगे, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सर एक सर मैं एक सवाल था प्राचा साहब से। मैं ये सर अभी आपने जो बताई बातें, इसमें एक तरफ बात बिल्कुल सही है कि करेक्ट नैरेटिव्स को सेट करने के लिए, ऑल्टरनेट बिल प्रेजेंट करने के लिए टीम काम कर रही है, वो कोशिश होते रहना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड हम जेपीसी को ही उतना स्ट्रेंथन ना कर दें जो हमको ही नुकसान पहुंचाए। एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है इसको, हमारे प्रोटेस्ट को मंजर यहाँ पे लाने के लिए और हमारी नाराजगी और हमारे रिजेक्शन को दिखाने के लिए। मेयर मेल एंड लेटर्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। अब इसके लिए मुंबई में हमारी एक मीटिंग बैठी थी। आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। उसमें हम लोग ने एक मशवरा, ये तजवीज पेश किया था कि हम मीरा रोड से एक रैली निकालें बॉम्बे तक, जिसमें हम पूरे पॉकेट्स में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए, हम लोग ने दूसरे कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्ट भी किया कि भाई आज हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट्स को बेचने के लिए हड़पने की कोशिश, कल आपकी भी जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं नजर उसके ऊपर भी आएगी, हमला वहां भी होगा। तो आज आज हमारा साथ दीजिए हमारी जगहों को बचाने के लिए, मस्जिद और दरगाहों को, ताकि कल हम भी आपका साथ दे सकें। तो इसको बेशक। कंक्लूड और कॉन्क्लेव करने का हमारा टारगेट ये था कि एक ऐसा हम पब्लिक मूवमेंट कॉल दें कि हम मुंबई के, मान लीजिए आजाद मैदान या कहीं पे, एक पब्लिक सिर्फ प्रोटेस्ट ना हो, एक ऐलान ये हो कि भाई जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, वक्फ बिल, तब तक हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। मतलब इस तरह का जो पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन सिनेरियो भी चूंकि बना हुआ है, तो एक प्रेशर इनकी हलक की हड्डी बन जाना चाहिए, जैसे शाहीन मॉडल में हुआ था सीएनआरसी के टाइम पे पूरे इंडिया में अलग अलग पॉकेट्स में। तो हमारे पास इश्यूज बहुत सारे हैं, जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया गया, या जो बुलडोजर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों से एक नॉट जस्ट मुस्लिम बट पब्लिक एट लार्ज परेशान है ही है। तो एंड एवरीबडी इज वेटिंग कि कोई और इनिशिएटिव ले और कोई और कुछ करे ताकि हम उसका साथ दे सके। तो अगर इस तरह का कोई कॉल दिया जाए, तो हाउ डू यू थिंक हाउ इफेक्टिव दैट कैन बी, जहां पर हम सड़कों पे आके जो है ये ऐलान कर दें कि भाई जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, जेपीसी और ये सारी चीजें, सारी फॉर्मेलिटीज गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, हम जो है वो जब तक बिल वापस नहीं होता है वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक। तो क्या ये देखिए, इफेक्टिव होगा? बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन इसमें तैयारी की ज़रूरत है। मैं आपको शाहीन बाग का भी एग्जांपल बता दूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक तरफ से पूरी ताकत लगी हुई थी कि इसको मुस्लिम्स का इशू बना दिया जाए, और मैंने और मेरी सारी टीम ने इस इशू को जेन्युइनली, जो इशू हर कमजोर तबके का था, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी था, उसको मुसलमानों का इशू नहीं बना के एक जॉइंट इशू बनाने का जो हम लोगों को कामयाबी मिली, इसीलिए सरकार एनआरसी से पीछे हटी है। तो अगर इसमें ये ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा, बाकी तो इससे अच्छा कोई आइडिया हो ही नहीं सकता जो आप अभी फरमा रहे हैं।
कि हमें इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी साथ लेके जाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की भी और शेड्यूल ट्राइब की भी बड़ी पॉपुलेशन है, बंजारा समाज की भी बड़ी पॉपुलेशन है, और उनके जो कानून है ना, पेसा एक्ट है ट्राइबल्स का, वो बिल्कुल इसी तरीके से उनकी जमीनें कब्जा करने के लिए बनाया गया है, और उनकी जमीनें मुसलमानों से भी ज्यादा तेजी से हड़प की जा रही हैं। उसी सर, तरीके इसको से शेड्यूल कास्ट के भी इशू है। तो जो हम लोग आप तो सर फरमा रहे हैं ना चालान कि भी आगे होगा, उनके साथ वो अभी हो रहा है, बट वो अच्छा। उसको उतना ज्यादा रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हम उनके प्रॉब्लम्स को भी हम ही उनको हाईलाइट करके दिखा देंगे, देखिए ये सब आपके साथ हो रहा है, लेकिन तो ज्वाइंट फारूक होना चाहिए, मेरी ऐसी गुजारिश रहेगी। फारूक जी। सूबेदार साहब, आप बात करें। फारूक सूबेदार साहब, अनम्यूट कीजिए। अच्छा जी, हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं महमूद पेराचा साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर हमें कोई भी अगर मूवमेंट करनी है तो उसमें माइनॉरिटीज को लेके, साथ में लेके ही हमें चलना होगा, क्योंकि अगर हम इस्लामिक रंग देंगे ना तो उसमें हम नाकामयाब हुए हैं और होते रहेंगे, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए आई थिंक सो माइनॉरिटी को साथ में लेके अगर कोई मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं तो वो बेहतर राय अमल रहेगा। इसमें बहुत केयरफुल रहना है। बिल्कुल ये बिल्कुल। हम लोगों की पूरी ताकत मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी में लगी थी, क्योंकि एक बड़ी ताकतें सारी इसको मुस्लिम इशू बनाना चाहते थे, सीए एनआरसी के इशू, जो हमें। और ये हर वक्त करते हैं महमूद भाई, ये दे हाँ ऑलवेज जी, डू दैट एंड दे सक्सीड इन देयर गेम प्लान। हाँ, तो वो हमें जैसे सीए एनआरसी में हमने उन्हें डिफीट किया था, इसी में भी करना पड़ेगा हमें। बेशक बेशक। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ महमूद पराचा साहब से कि भाई वो सिखों का भी तो है, उनका वक्फ प्रॉपर्टीज वगैरह है, उन पर तो अटैक नहीं किया गया, अटैक तो टोटल मुसलमानों पर है। मैं आपको वही तो हाँ। कह रहा हूँ, ये अगला हमला इनके ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर और इसके ऊपर है ना, लेकिन कानून सबके एक जैसे हैं। मतलब जो प्रोटेक्टिव प्रोविजंस हैं, वो जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट है उसके भी एग्जैक्टली सेम है। तो अगर एक चीज से शुरुआत होगी तो ऑब्वियसली उनकी तरफ जाना ही जाना है। तो सिखों को मिला के चलना, जी और जी, दूसरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्रिश्चियंस के साथ भी यही हो रहा है, एग्जैक्टली सेम। अगर ये कानून गिरता है हमारा तो उनके ऑटोमेटिक गिरेंगे, कि आर्टिकल 14 दिखा के फिर सबके डाइल्यूट करेंगे ना ये। बिल्कुल। तो यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि वो हम एक ही बोट में हैं सारे, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सारी माइनॉरिटीज एक ही कश्ती में हैं हम। सिर्फ हमें उनको बताना और समझाना है, बाकी उनकी समझ में 1 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि एसजीपीसी एक्ट भी मैंने पढ़ा है डिटेल में, और सिखों के साथ मैंने काफी काम कर भी रहा हूँ और करता भी हूँ। तो उनका एग्जैक्टली सेम ही है, यही प्रोविजंस हैं उसमें भी, जो अब हमारे से डाइल्यूट हो रहे हैं तो उनके भी डाइल्यूट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको मिला के ही चलना होगा। जी, मगर सबसे आसान निशाना और सबसे आसान मॉडल कोई बनाना मुसलमानों के लिए ही बेस्ट रहता है ना। आरएसएस को तो वो मॉडल बना के उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सब पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ये जो अभी वोटिंग हुई है, इतने लोगों ने वोट दिया, उसका क्या नतीजा होगा? व्हाट विल हैपन? मैंने तो आपको बता दिया, और जगदम्बिका पाल साहब ने भी बता दिया उस पर। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू देके बताया, करोड़ों लोग, हमें क्या फर्क पड़ता है, कितने करोड़ लोग भेज दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू देके बोला है चेयरमैन साहब ने जेपीसी के। तो इसीलिए उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए ना, और बात करनी चाहिए। देखिए, मैं भी बात करने को तैयार हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन मेरी मंशा ये रहे कि मैं उनका झूठ साबित कर पाऊं, और वो एक ही तरीके से होगा कि पब्लिक डिबेट होनी चाहिए ना। बंद कमरे में मुलाकात सिर्फ बेईमानी के लिए होती है। बिल्कुल। लाइव टेलीविजन पे या किसी भी लाइव मीडियम पे वो बहस करें, हम भी तैयार हैं बात करने के लिए, करें, लेकिन उसके लिए वो कभी तैयार नहीं होंगे। नहीं। जेपीसी की मीटिंग डायरेक्ट टेलीकास्ट क्यों नहीं हो रही है? आप लोग सब शॉक्ड हो जाएंगे अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं। बाहर आके ये कुछ भी बोले, प्रेस में कुछ भी छपाएं कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, वो कुछ नहीं हो रहा है अंदर। आप लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं कराते जेपीसी की मीटिंग का? देख लीजिए आप क्या होगा अंदर फिर। मैं खुद जाने को तैयार हूं, लेकिन आप लोग रखें, चलेंगे हम जेपीसी में, लेकिन लाइव टेलीकास्ट होगा ना उसका। अकेले में बात नहीं होगी, अकेले में सिर्फ चोरी होती है। बिल्कुल एग्री।
अपने सर ये जो चेयरमैन जेपीसी में साहब, तो सर कुछ ऐसे एमपीज भी हैं जो मुसलमानों के राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो कॉल्ड, और वो तो बता रहे हैं कि भाई हम जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ मुसलमानों की बातों को वहाँ पेश कर रहे हैं, और वक्फ वाले मैटर में दे आर वेरी सिंसियर एज दे से। तो ये क्या जेपीसी में वो मेंबरान भी वहां पर उस तरह की बातें वन कमरों में हो रही है जो बात आप कह रहे हैं? मेरे ख्याल से और कुछ बात ही हो ही नहीं रही होगी। बाहर आके तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इन लोगों को बड़ा लीडर बनाने के लिए ये बोलेगा ही ना कि इन्होंने बड़ी जबरदस्त बहस की अंदर। मगर आप एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं ये, उसमें से एक का नाम बताइए, मैं आपको बताता हूँ उसने कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा कर रखी है, और वो जाके वक्फ एक्ट को कमजोर करना चाहेगा या ताकतवर करना चाहेगा। बताइए आप किसी का भी नाम लीजिए, मैं बताता हूँ अभी। या आप खुद ही वेबसाइट पे जाइए ना, वक्फ की, तेलंगाना की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, आपको खुद असलियत नजर आ जाएगी। प्रॉपर्टीज का जो वो है फील्ड, उसको दबा के देख लीजिए कितनी एनक्रोच्ड है। 85% वक्फ की प्रॉपर्टीज एनक्रोच्ड हैं तेलंगाना में। और होलसेल इंचार्ज कौन है वो पूरी दुनिया जानती है, 25 साल से वक्फ का। प्राचा साहब पूछा, वो एनक्रोचर्स मेनली कौन है, मुसलमान है या गवर्नमेंट देखिए है? सबसे बड़े एनक्रोचर्स जो है वो है गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट है, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, उसके बाद मुसलमान। मुसलमान बिल्कुल। नंबर 2 पे मुसलमान है। हम्म। और मुसलमानों में आम पब्लिक कम है। जो हमारे ये मेंबर ऑफ वक्फ बोर्ड रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लो, और ये एमएलएज रहे हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन के एनक्रोचर्स हैं। और हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें, ये सब है मेजॉरिटी एनक्रोचर्स। और आम मुसलमान हैं तो वो एनक्रोचर्स हैं, तो वो जो गरीब तबके के लोग हैं वो एक तरीके से उसकी हिफाजत का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो वो अगर एकदम खाली पड़ी रहेगी जमीन तो वो कोई भी लैंड शार्क उसको कब्जा कर लेता है। तो उसको भी हमें एक बड़ी प्रैग्मेटिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा सिचुएशन। जो जैसे कहीं झुग्गियां या कुछ पड़ी हुई, दिल्ली में भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, कम से कम वो जगह तो हिफाजत से है, किराएदारी है वक्फ की उनकी या कुछ भी है तो उनसे खाली कराया जा सकता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े इदारे बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा करके बैठे हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज। प्राचा साहब, मैं इधर डॉक्टर साहब एक सी बात रखना चाहूंगा हाँ कि बोलिए। हमने जो इनिशिएट किए हुए हैं अंडर दी लीडरशिप ऑफ प्राचा साहब, तो मैं यहाँ पर लोगों का सबका जो अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे हर स्टेट के ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौजूद हाजिरीन मौजूद है। तो लेट अस नाउ रिजॉल्व कि हम जो भी इनिशिएटिव लेंगे वो सबसे पहले उसमें हमें कंसेंसस महमूद प्राचा साहब का लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक एडेंडम, मैं उसे एडेंडम कहूंगा, क्योंकि बेयर एक्ट जो है वो 1995 का प्रोटेक्टेड है, और 2013 का जो अमेंडमेंट प्राचा साहब ने खुद उस पर मेहनत की है। तो वी विल कॉल, लेट अस कॉल इट इज एन एडेंडम और लाइक ओमिशन ऑफ द वीक पॉइंट्स टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, मोर लाइक अकाउंटेबल। तो मैं ये चाहता हूं, मतलब मेरी अपनी ये तजवीज है कि हम लोग सब जो है महमूद प्राचा साहब की कयादत को अपनाएं, या तो हम तशद्दुद से भी जाए या अदम तशद्दुद से भी जाए। तो लेट अस हैव ओनली वन सुपरविजन, सिंगल सुपरविजन ऑफ महमूद प्राचा साहब। इस पर आप लोग अपना कंसेंसस बना करके, और अपने सईद अनवर साहब, आज की इस मीटिंग का आप इसको रिजोल्यूशन में तब्दील करिए। I wholeheartedly agree. बिल्कुल मैं डॉक्टर अनवर साहब से मुत्तफिक हूँ 100%. Sir, what I would request for this to be efficient and executedly participated. एक प्राचा साहब के साथ एक फिजिकल मीट हो ताकि बहुत सारी चीजों को लेके जो अलाइनमेंट है वो करेक्ट हो सके। महज सिर्फ हम ये नहीं चाह रहे कि सिर्फ हमारा वर्बल कमिटमेंट प्राचा साहब के साथ रहे। जब कमिटमेंट हो तो फिर ऐसा हो कि कंप्लीट ये होना चाहिए, सपोर्ट और डेडिकेशन होना चाहिए इस मिशन को लेके। तो उसके लिए एक फिजिकल मीट हो ताकि लाहे अमल को हम लोग म्यूचुअली डिस्कस करके और अलाइन कर सके प्रॉपर मैनर में। बिल्कुल रखें मीटिंग। आई एम रेडी। आप मीटिंग किसी दिन भी रख लीजिए. लें, अगर हाँ किस सिटी में रखेंगे, रात को रख लें लेट, so I can come after the courts. I am totally dedicated to this cause. मुंबई फीजिबल है सर आपके लिए, मुंबई आना if you are हाँ तो आप किसी दिन भी रख लें, मैं रात को आके लेट नाइट वापस चला जाऊंगा, या अगर सैटरडे संडे रखेंगे तो पूरा दिन भी रुक सकते हैं, आपके ऊपर है। हम इस्लाम जिम खाना में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो, ये वीक में आपसे कोऑर्डिनेट करके। हाँ कर ले, क्योंकि इसमें वी हैव टू वर्क ऑन वॉर फुटिंग। तो एग्जैक्टली
तो अगर रात को रखेंगे तो मैं किसी दिन भी आ जाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा सुबह तक की फ्लाइट लेके फॉर माई सर वर्क ये वीक में नेक्स्ट कोई डे। डिनर का प्रोग्राम कर लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी जी कर लीजिए। डॉक्टर अनवर हुसैन साहब से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ही विल कनेक्ट हिम एंड डू ऑल द ये वीक कोऑर्डिनेशन। में डिनर का प्रोग्राम कर लेते हैं, अगर बाकी मेंबर्स की भी राय बनती है तो इंशाल्लाह इस्लाम जिमखाना में आई टेक दी परमिशन, आई कोऑर्डिनेट फॉर द मीटिंग। और अनवर साहब हैं जो, और आप लोग सब लोग जो हैं, अगर सभी मेंबर्स अवेलेबल हो सकें तो फिजिकल मीट करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को तय कर पाना हमारे लिए, जो यहाँ गूगल कॉन्फ्रेंस पे फिजिबल नहीं होता है, वो मिल के हम लोग ज्यादा अच्छे से उसको तय कर साथ पाएंगे। साथ यहाँ पे पूरे स्टेट से, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग फ्लाई करके बॉम्बे नहीं आ सकते। आप पर्टिकुलर पॉकेट में रखिए, डॉक्टर अनवर हुसैन साहब जो है आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, प्राचा सर जो आपको कमिट किए हैं वो आएंगे। यू कोऑर्डिनेट मैं विद डॉक्टर अपने अनवर हुसैन साहब, मैं, आई विल कनेक्ट यू विद मैं हिम। किसी भी सिटी में ओके, आने के लिए थैंक तैयार यू। हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसके लिए जज़ाकल्लाह। वक्फ हूँ खुद। तो अगर मेरे आने से कहीं भी कुछ फायदा होता है तो आई एम विलिंग टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल। मगर एक चीज है जो हमें करनी पड़ेगी, डॉक्टर अनवर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हमें एक बहुत जल्दी एक ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोग इस मुहिम के साथ पूरी ताकत से जुड़ना चाहते हैं। अब अगर हम कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे तो वो पुराने ही रास्ते पे चलेंगे और वो बेशक नुकसान बेशक, करें। तो हमें सर ये काम सर बहुत जल्दी से बहुत करना है और जल्दी इसकी से करना पब्लिसिटी भी होगा। करनी है, पब्लिसिटी और भी करनी है। इन सर प्रिंसिप सर इन मैं एक मिनट फारूक साहब, सिर्फ एक जी मिनट। जी जी मैं इधर सारे हाजिरीन के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि महमूद प्राचा साहब की क़यादत को अपनाने के लिए सारे तंजीमें तैयार है गैर मुस्लिम की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगले 2 से 3 दिन में रिटर्न रिजोल्यूशन भी उनसे ले रहा हूँ, जिसमें दलित समाज है, क्रिश्चियन समाज है, किसान है, और मराठा समाज की बहुत बड़ी लॉबी। मैं इस वक्त उसमें डिक्लेयर करना नहीं चाहता हूं क्योंकि ठीक। मेरे पास रिटर्न में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं हर घंटे उनसे निगोशिएट कर रहा हूं। अगर मराठा कम्युनिटी इंशाअल्लाह मुझे लिखत में महमूद प्राचा साहब की क़यादत में अगर ये सारी चीजें दे देती है तो इंशाअल्लाह ये हमारे तरफ से अल्लाह की फतेह और नुसरत होगी। व्हाट अबाउट सिख, सिख का क्या कह रहा है? या मैं भी Sikh, कुछ बोलना चाह रहा हूँ। I have not communicated with them. मैं उसको, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ले रहा हूँ उनकी जिम्मेदारी, सिख कम्युनिटी से मैं सिख जी। कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक सवाल है कि व्हाट इज द टेंटेटिव डेडलाइन फॉर अल्टरनेटिव ड्राफ्ट? ये देखिए, ये लंबी लड़ाई है, ड्राफ्ट अच्छा होना चाहिए और अब ये वंस फॉर ऑल, ताकि कम से कम 100 साल के लिए चले ये ड्राफ्ट। तो इसमें कोई जल्दी नहीं है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक रास्ता है इस बिल को रोकने का, उसके लिए एजिटेशन है, बाकी इसके ऊपर हमें कंसल्टेशन करनी है। मैं एक रफ ड्राफ्ट तो अगले 1 हफ्ते में तैयार कर लूंगा, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन उसके ऊपर मेरा ही दिमाग कोई हुर्फ आखिर नहीं है ना, ये सबसे बुरी बात होती है। सबके इनपुट लेने होंगे, बहुत लोगों ने बहुत सालों तक काम किया है, वो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें, फिर हम बैठ के एक फाइनल बनाएं। तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। सर अभी जो इनकी जो बदमाशी है, इन्होंने सबसे ओपिनियन ले लिया है, हिंदू जो नॉन स्टेक होल्डर है उसको लेकर। सर अगर हम स्टे ले ले कोर्ट से और कुछ टाइम बैक कर ले, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ये मीनवाइल देखिए, आपका ड्राफ्ट तैयार हो मैं जाए तो। वो ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, टाइम अभी है, आप बेफिक्र रहिए ना, इनके अमेंडमेंट आने से अमेंडमेंट थोड़ी हो जाएगा। एनआरसी अभी तक इंप्लीमेंट कर पाए, लेकिन ये मुनस्सर है हम कितना बड़ा एजिटेशन लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, हम किस तरीके से मुनज़्ज़म कर सके अपनी हाँ, हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमें रेडी होना चाहिए, अवेयरनेस लानी अगर चाहिए। केस डालने की जरूरत होगी तो केस हम डाल ही देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस जो आप हालात देख रहे हैं, मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, आप देख ही रहे हैं सब। ये सर जुडिशरी के भी इसके ऊपर- हालात कोई इतने अच्छे नहीं है ना, इसीलिए आई डिजिस्ट फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट। कोर्ट सर, हमें मजबूरी में और एक बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए जाना चाहिए, ज्यादा बड़ी उम्मीद लेके कोर्ट जाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होता। सर इसमें हिंदुओं का स्टेक ही नहीं है, हिंदूज को सर उन्होंने पार्टी बना दिया, स्टेक होल्डर बना दिया, और उन्हीं के पेरोल अभी वाले लोग। रुक जाइए ना, भारत वो फर्स्ट। उसका सबका जवाब हमारे पास है, लॉजिकल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ये बनाए हैं तो उसका सबका लॉजिकल हमारे पास मजबूत जवाब है, डोंट वरी। इनके सारे एंडाउमेंट्स में सिर्फ हिंदू लिखा हुआ है, एक नहीं है, 10 हैं। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, दैट एकेडमिक डिस्कशन वी विल हैव ऑन सम अदर डे। जी जी, इंशाल्लाह। That is So- what that is what I have proposed. Let us proceed strategically under the guidance of only one person, that is Mahmood Pracha महमूद sahab. भाई प्राचा, बिल्कुल That's इन all. प्रिंसिपल। मैं इन प्रिंसिपल आपको एक बात बता दूं, 1860 से लेके और आज तक जितने हिंदुओं के लिए कानून बने हैं, उसमें सिर्फ सब में लिखा हुआ है ओनली फॉर हिंदूज। प्रोफेसिंग हिंदू, यस सर। Oh yes, only this
जो भी बॉडी बनेगी उसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, ऑफिसर्स भी हिंदू रहेंगे और मेंबर्स भी इसके हिंदू ही रहेंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन असली चीजें हमें तंजीम बना के जो बिल्कुल। जद्दोजहद करनी है उसके लिए तैयार रहें। Let's be prepared for that and let's plan that now. मैंने जैसा कहा, in principle let us agree on that. Yeah, it sounds very sensible and we should proceed with that. Yeah. सर प्राचा जी, इसमें हाँ प्लीज। प्राचा जी, दिस इज लुबना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I hope I'm audible. तो मेरा बस I heard you in very detail. Of course, all the members here. बहुत बहुत शुक्रिया। तो I just had a loud thinking कि जो नया ड्राफ्ट आ रहा है आपकी इनिशिएटिव से और सबकी इनपुट से, जैसे आप सोच रहे हैं डेमोक्रेटिक वे से, उसको एक तरफ, और दूसरी तरफ एक ख्याल ऐसा है कि दी 1995 एक्ट विद द 2013 अमेंडमेंट, उसमें जो कई खामियां हैं जो आप जैसे आप बोल रहे हैं, तो उसी में से उसी को हम आगे अमेंडमेंट करते हुए वो पेश करें और उसकी जक्सटापोजिट विद द अल्टरनेटिव टेलिंग, व्हिच आई मीन मेरे इंक्लिनेशन थोड़ा उस तरफ जा रहा है कि ये जो 2013 है उसमें की खामियां निकाल के हम वही मैं कर रहा हूँ। नया एक्ट अच्छा, बनाने का okay. मतलब ये नहीं है, बिल्कुल ही नया बना रहे हैं। वी आर अच्छा, ओनली इम्प्रूविंग, दैट्स द फॉर्मूला आई एम यूजिंग, that's जो आप the बता only रहे हैं। thing I wanted. Yeah, that's या very वही फॉर्मूला है, बट okay. उसको जो भी उसकी खामियां हैं और जो आगे मजबूती की ठीक। जरूरत है वही सब हम सप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें। दैट्स द फॉर्मूला। मैं भी रुको कुछ रुको, राय आ रही देना हूँ, चाह रहा रुको। हूँ। हाँ, हेलो थैंक यू, दैट वाज a very important clarification I was seeking. हेलो जी 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 सिराज साहब फरमाइए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि ये कहा गया कि हम लोग का एक जो बना हुआ है 2013 तक, वह कामयाब नहीं हो सका है। ये सही बात है, प्राचा साहब ने भी इसको इंगित किया है, बताया है। तो हम जो ड्राफ्ट कर रहे हैं उसमें ड्राफ्टिंग में ये बात आनी चाहिए कि इसको हम इफेक्टिव बना सकें। जो जिस तरह से चोरी हो रही है वक्त के जमीन की, उस पर लगाम लग सके, और जहां जहां हमारी जमीन अतिक्रमित है, चाहे प्रशासन के द्वारा या दीगर लोगों के द्वारा, उसको हम इजीली या एक इफेक्टिव कानून के तहत उसको वापस ले सकें। ये हमारे उस ड्राफ्ट में दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम मानकर चलें कि जो जेपीसी बैठी हुई है वो हमारे खिलाफ ही अपना निर्णय देने जा रही, रिकमेंडेशन देने जा रही, तो पोस्ट रिपोर्ट हमारा एक्शन क्या होगा उसके मुताबिक भी हमें सोचना चाहिए। देखिए, तो यही एंडेवर हो रहा है जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, और जी पोस्ट से पहले प्री हमें लेना पड़ेगा एक्शन। दैट इज व्हाट माय सबमिशन इज। जी प्री, उससे हम ये सहमत बात हैं। आप 100% प्लानिंग में चल सही रहे है, हैं, उसको हम सहमत हैं उससे। 100% आप सही कह रहे हो। ये हमारे खिलाफ ही आना है फैसला, लेकिन हाँ, हम बिल्कुल है। फैसले का पहले से का इंतजार ना करें, पहले ही ये डिक्लेयर कर दें कि ये बेईमान है जेपीसी और ये सरकार बेईमान है और ये बिल्कुल बेईमानी करने वाली एविडेंट है कि नॉन स्टेक होल्डर्स को उन्होंने इन्वाइट किया है पूरे इंडिया से, वैसे लोगों को जिनसे कोई मतलब नहीं है। क्या वे अभी हिंदू ट्रस्ट वगैरह में क्या वहां हमारी राय लेते हैं? तो फिर यहाँ देने का बेतुकी बात है ये। अब शुरू से ही बेईमानी चल रही है जेपीसी, तो आगे क्या करेंगे? हमारी मदद कर नहीं सकते हैं। हम मान कर तो चले कि हमारे खिलाफ जा रहा है। जो कैंपेन शुरू करना है वो आज से करें, उसका इंतजार ना करें रिजल्ट आने का जेपीसी। सही सही बात, एग्री। से प्राचा जी, लास्ट टाइम भी हम लोग सब मिलके थोड़ा इस बात पे कंसेंसस था लगभग, कि एंड पर्टिकुलरली विद सईद अनवर आल्सो, कि देयर आर सम 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो वो लोग जिसपे वो हम लोग को एक्चुअली डीमीन करके भी बता रहे हैं। और जैसे कि हमारी ऑटोक्रेसी वगैरह, जैसे कि एक्चुअली वो लोग बोल रहे हैं कि वुमेन मेंबर्स नहीं है, हम लोग लाए हैं, जो कि टोटली लाई है। और 2013 के वुमेन के मेंबर्स मस्ट है कंपलसरी, उसी बुनियाद पे तो मैं भी अप्लाई करी थी। सो वो नहीं, मैं नरेटिव उसको भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। जो 2013 का एक्ट है उसमें लिखा है मिनिमम 2, यस आप ये सिर्फ 2 कर रहे हैं। दे आर यस लिमिटिंग द मेंबरशिप फॉर 2। पहले था यस कम से कम 2, यस 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो ये हाँ, तो कम कर रहे हैं, और नैरेटिव तो exactly. इनके सब विल डिस्ट्रॉय, बट द Yeah. पॉइंट इज वी हैव टू Agitate. ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रेंथन आवरसेल्फ। नैरेटिव्स के लिए मैं आपको सबको पॉइंट दे दूंगा और दे भी Yes. सकता हूँ, और आप सब लोग भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सोच ही लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली तो हमें ये एक पहला स्टेप तंजीम बनानी है। कंप्लीट प्राचा जी, ये जो पहला स्टेप आई वाज टेलिंग इवन शायद अनवर एंड खुदसिया दैट वी विल जस्ट जॉट डाउन द 4 पॉइंट्स। वो लोग बहुत घुमा रहे हैं कि ये लोग की ऑटोक्रेटिक है, वन से डिक्लेयर वक्त ट्रिब्यूनल के ऊपर कुछ नहीं है, ऐसे सो मेनी वक्त ट्रिब्यूनल में डिसीजंस होते हैं, दे रीच द हाई कोर्ट, दे रीच द सुप्रीम कोर्ट, हु हैज टोल्ड यू दैट वक्त ट्रिब्यूनल इज अल्टीमेट? इसलिए कहिए द ग्रीन ट्रिब्यूनल और द लॉ ट्रिब्यूनल, लेबर ट्रिब्यूनल, अदर थिंग्स। तो इन लोगों को ये जो मिथ्स जो पैदा करे, नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव जो पैदा करे लाइव मशीन, तो उसको 1 2 3 4 करके उसी का जो रेक्टिफिकेशन है, मीन दिस इज द ट्रूथ बोल के 4 5 इजीली सबके अंदर नैरेटिव घुमाने की, विल दैट बी द फर्स्ट स्टेप एंड शैल वी गो टुवर्ड्स दैट? थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी भी हम लोग थोड़ा डाल दें। हाँ, तो ये पॉइंटर्स बना लीजिए, आई विल आल्सो गिव माय इनपुट्स, जो भी ओके। बट उसकी पब्लिसिटी के लिए, इसीलिए हमें पहले एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। डॉक्टर अनवर भी आप जरा इस बात पे ध्यान दें। I've already done the work on the single website, which will be like launching within next 2 days. आप ही के उससे नाम से इंशाल्लाह उसको मैं कर रहा हूँ, तो वो भी हो जाएगा। व्हाट्सएप का भी जो हमने एक बड़ा सर्कुलेशन खरीदा है, और ये आईटी की पूरी टीम उसके ऊपर इंशाल्लाह हम लगा रहे हैं। दूसरा एक बात और, मैं यहाँ पर जैसे अभी मैडम लुबना बात कर रही थी, तो वक्फ का जो है, सबसे पहली जो वक्फ की जो इंतजामी हजरत जुबैर ने जो शुरू की थी, जो मुतवल्ली का जो सिलसिला, उन्होंने अपनी बेटी हफ्शा को जो है उसके ऊपर मुतवल्ली बनाया था। तो दिस इज नॉट अ न्यू फॉर अस, इट इज ऑलरेडी इन आवर शरिया टू प्रोमोट आवर। ये भी लिखे हैं उसमें जवाब में, ये भी जी जज़ाकल्लाह। हेलो जी फरमाइए शराफत सर। I think the discussions has gone through in the presence of Mahmood Pracha very well, and inshallah. So when actually this meeting is going to be convened, is talking about wherever, कब होगा उसका कोई है? 1-2 दिन के अंदर ही कह रहे हैं वो बम्बई वाले साथी हमारे कहाँ चले गए? सैयद शाह साहब, मैं कनेक्ट कर दूंगा सर उनसे, आई विल कनेक्ट हिम, मैं जानता हूं उनको। हमने Okay. पूरे ऑल इंडिया के एक्टिविस्ट को और सबको यहाँ मधु किया है, वी हैव पर्सनल 1-to-1। आई विल कनेक्ट विद डॉक्टर अनवर हुसैन साहब जी एंड जी दे विल डू। या ठीक है। If I have understood Mr. Saad right, जो अभी नहीं है यहाँ पर, he was talking about a public meeting because he's talking about some big Maidan. But Pracha ji was talking about a brainstorming session, I think. So नहीं just लुबना जी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी। वो उन्होंने कहा कि 1-to-1 पर्सनल मीटिंग करनी है हमको पिराचा साहब से, तो उन्होंने कहा इस्लाम जिम खाना में रखेंगे, तो वो उसके लिए दैट फॉर अ पर्सनल मीटिंग, और वहां प्लान कर लेंगे कि आजाद हाँ, मैदान में क्या करना है। बिल्कुल दैट इज व्हाट इट इज। या Okay. One more thing I wanted to ask Mahmood Pracha साहब से, वो ये कि okay, these things will carry on, लेकिन इन द मीन एक चीज बड़ी अच्छी आपने बताया कि बहुत सारे जो वक्त प्रॉपर्टीज है गरीबों के पास है, वो कम से कम सेफ रहेगा। गवर्नमेंट को अभी हम टैकल नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो बड़े बड़े माफिया मुस्लिम्स हैं जो बैठे हुए हैं, जो हमारा जो हमने एक अभी रिसेंटली भी कमर जब्बार साहब को लिखा था, मैं भागलपुर बिहार से हैं, लेकिन यहाँ पर हम 60 साल से रह रहे हैं, तकरीबन 55-60 साल से। वहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई किया लास्ट ईयर, एवरी ईयर आई विजिट एंड आइडेंटिफाई किया, 1100 ईयर ओल्ड मस्जिद है जो वक्त प्रॉपर्टी है। उस पर कई बीघा जमीन है उसके चारों तरफ। उसमें एक किसी तरह से 6-7 साल से एक करप्ट लेडी मुतवल्ली बन गई है, और वक्त बोर्ड ऑफ पटना इज हेल्पिंग हर, एंड शी इज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ things in her favor anyway. उसको हाफ एंड हाफ सेक्शन में बांट दिया है, उसके बाद एक हाफ सेक्शन में वो चाहती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और लोगों के वहाँ के सीईओ वगैरह को ब्राइब कर रही है कि हमको देंगे हर महीना, ये सब देंगे। ये सब हम जाके देखे हैं, इमाम साहब से मिले वहाँ पर जाके, बट आई फील हेल्पलेस। हाउ डू यू रियली प्रोटेक्ट दिस प्रॉपर्टीज? दिस लुक्स वेरी वल्नरेबल। चारों तरफ से हिंदू लोग हैं, लेकिन
इंक्रोच कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत सी शॉप्स है उसमें, वो उसका किराया लेती है और सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स करती है। तो हाउ डू यू प्रोटेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी? ये जो प्रॉब्लम है, ऐसी कई प्रॉपर्टीज आई हैव पर्सनली गॉट फ्रीड एंड इन मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ प्लेसेस। जी जी। और आई नेवर सेड के गवर्नमेंट से छुड़ाना मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल होगा। आई नेवर सेड दिस। No. ये सिर्फ हमें एक, अगर आज तक देखिए, सीधी सीधी बात ये है कि आज तक कोई भी तंजीम ईमानदारी से वक्फ के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। नहीं। दैट्स द बेस पॉइंट। अदरवाइज आज का कानून भी इतना स्ट्रांग तो है ही कि हम बहुत सारी चीजें फ्री करा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सजा दिला सकते हैं, बट उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच विल फाइट। एक बार ये हो जाता है तो ये घर घर की कहानी है, आपकी कोई अकेली नहीं है। बेशक। हर जगह, एवरी सिंगल वक्फ बोर्ड, एंड आई ऑल्सो, मैं हर जगह बोलता भी हूँ, ये इतना बड़ा लैंड बैंक है सिर्फ वक्फ का, एंड दिस 10 लाख एकड़ इज नथिंग, इट्स नॉट द करेक्ट पिक्चर, इट्स फार मोर देन दैट। जी जी। तो अगर कोई भी वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम कर रहा होगा तो एक भी मुस्लिम परिवार गरीब ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति ना हो। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ वक्फ इन नटशेल, एवरी सिंगल स्टेट। जी जी। So I mean, even I have offered कि भाई मिस लेडी को और वक्फ बोर्ड जो पटना का, I want to take them to court and हाँ, तो that use we my can own help funds. that if you can find out, if you can find out a good team of lawyers there, I will help them out. That's not a Really? problem. But I will need local support. What sort of local support? Lawyers. Local lawyers. Yes. Local lawyers. एक लॉयर को हमारे अकरमुल जब्बार साहब से, हमसे काफी कुछ दिनों से काफी जानकारी है, और आए भी, मुझसे मिले भी थे आके यहाँ पर। वो उन्होंने दिया था, हाई कोर्ट में है कोई नौशाद, मोहम्मद नौशाद। ही हैज नॉट रिप्लाइड टू माय एनीथिंग। टेक्स्ट किया मैंने उनको, टेलीफोन किया, he has not replied. I don't know. You take my number, office number from Dr. Anwar, and please tell someone from the masjid side, someone who is ready to take the things forward, some responsible person. He should get in touch with my office and we'll sort things out. Well, problem ये है महमूद प्राचा साहब, वो ये है कि बेचारा इमाम है, वो feels very vulnerable, एक मुसलमान इमाम है, वो he can't do anything. वो कुछ बच्चों का एक मदरसा भी है वहाँ पर। किस जगह है वो? भागलपुर, एक बिहार में। Let me find out, आप डॉक्टर अनवर को बता दीजिएगा। Let me find out someone there in Bhagalpur if I can find out. डिटेल्स आपको भेज सकता हूँ, वक्त प्रॉपर्टी का मेरे पास नंबर है उसका। नहीं, first of all let me find out someone strong in Bhagalpur, otherwise I won't be able to help. इसमें प्राचा साहब, मैंने ऐसे टाइप के लोगों से ये साफ बात कही है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ मसाइल है तो आप हमें बताइए, हम उस पर अपने जाती अखराजात लगाएंगे, हमारी जाती टीम भेजेंगे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप हमें बताइएगा इंशाल्लाह। और गोरखपुर हमारे से कोई ज्यादा दूर नहीं इंशाल्लाह वहां पर। और प्राचा साहब ने अभी आपको बता दिया, But I would need people there, local people. उसके बगैर it's very difficult. I don't promise things I can't do. एक और बात बता दें आपको, वो ये कि भागलपुर में और भी लोगों के पास वक्त प्रॉपर्टीज वगैरह, they are really rich and powerful people and they are supporting us. गद्दी नशीन सब हैं, ये सब हैं। ये हर जगह की कहानी है। You are घर घर की कहानी है। Perturbed because it's in your knowledge. Every single place this is what is happening. घर घर की कहानी है, डॉक्टर शराफ होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपके टच में रहूंगा महमूद प्राचा जी, and I'll let you know. I want to really, I even offered my own funds. I said I'll take them to the court. I spend all Before my funds, you must find out people. Funds are secondary. People. Can I ask a question to Raja साहब? Yes. सर, दो क्वेश्चन है। एक तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो has been held that legislation can be tested for unreasonableness and arbitrariness under Article 14. Are you planning to challenge this amendment under that particular this thing? Court is the last resort. I am praying our organizations don't go to Supreme Court in a hurry. जी।
वो सब हम Sir, करेंगे, वो हम कर लेंगे, बट माय ओनली fear is they should not jump and go to Supreme Court and get the things destroyed from Supreme Court. That will Okay. only prolong our agitation, because then government will say that it has passed the test of the Supreme Court. Reasonableness and arbitrary. हाँ, so Sir, कोई जरूरत नहीं है जाने की सुप्रीम कोर्ट में. Let's मैं- not think on मैं- those lines. Sir, Right. second, just for information, this Kerala High Court judgment is there on women's right to khula without consent of the husband. Are you associated with the appeal in Supreme Court? No, I'm not. Okay, thank you. Sir. Just because ये same thing coming up for in Hyderabad High Court tomorrow. So just I wanted think to know. if somebody wants to consult me, they can approach my office. Dr. Anwar से ले लेंगे. जी, जी. Let's not divert to any other topic. This is the biggest. That was enough. So only I just wanted to know about this Article 14 thing, whether it can be challenged or not, or ultimately. Yes, it can be. Article 14 and Article 26 are sacrosanct. Thank you, sir. Thank you. सर, तो आज का जो प्रोग्राम है अभी हम लोगों को वी हैव टू फॉर्म ए ऑर्गेनाइजेशन एंड एज पर डॉक्टर अनवर हुसैन साहब रिकमेंडेशन एंड गाइडलाइंस दैट अंडर योर लीडरशिप वी आर मूविंग फॉर दिस प्रोटेस्ट इंडिया पैन इंडिया वाइज. तो सर इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और सर फंडिंग भी चाहिए होगी, लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें तो एक फिजिबल जो हो जिससे हम ये कर सके ताकि ये प्रोटेस्ट वगैरह भी हमारा लॉन्ग टर्म में चल सके विदाउट. और लीगल फ्रेमवर्क भी चाहिए सर, लीगल सपोर्ट चाहिए ताकि कल जाके कल कोई किसी को अरेस्ट करते हैं तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्रोटेस्टर्स. वो सब कर रहे हैं हम. CNRC के अभी तक हम लोग कर रहे हैं, बट आई वुड से प्रोटेस्ट के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, लोगों की जरूरत होती है. ये हमें सेमिनार्स वगैरह कराने के लिए, रनिंग अराउंड करने के लिए ही फंड चाहिए होंगे. प्रोटेस्ट तो लोग अपने आप करते हैं. पूरा CNRC प्रोटेस्ट तो स्पॉन्टेनियस ही हुआ था ना सब. हम लोगों ने जाके सिर्फ शुरू कराए थे सब जगह. भाई इसीलिए तो मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, वैलुल कुल्ले हो मज़तिन लो मज़तिन लजी जमा मालहु वअद्दहु यहसबु अन्ना मालहु अखलदा. मुसलमान अपने पर्सनल कॉर्पस को उम्मत की कॉर्पस कब लाएगा, कब बनाएगा भाई? एक बैतुल माल को बनाइए और अच्छे लोगों के हाथ में बैतुल माल लाइए. ये वक्फ ही बनाएगा. हाँ, सबसे बड़ा बैतुल माल. बिल्कुल बिल्कुल. उसका कुछ रखना चाहिए, अकाउंटेबल हो. महमूद प्राचा साहब से मेरा एक सवाल है. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा ये सवाल है कि ये जो अभी जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 100% रिजेक्शन की होनी चाहिए, और 100% रिजेक्शन में जब हम लोग बेनिफिशरीज को के ऊपर अटैक करेंगे और नॉन बेनिफिशरीज को मूवमेंट बनाएंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा. जब तक एक सारे लोग मिलकर एक चीज पे ये हो जाए कि अभी लड़ाई हमारी बेनिफिशरीज एंड नॉन बेनिफिशरीज की नहीं है, अभी हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है. और ये चीज की कमी मैंने आपने जो अभी हम लोगों को एड्रेस किया उसमें मैंने ये कमी पाया. आप ठीक है, सब जानते हैं कि उन लोगों ने लूटा है, बहुत सारे लोगों ने लूटा है. अभी ये वक्त नहीं है कि हम उन पे अटैक करें. अभी ये वक्त है कि हम सबको यूनाइट करें और यूनाइटेड फाइट करें. ये मेरी एक पर्सनल राय थी. आपको अगर इस पे कुछ आप कहना चाहें. ये अगर हो जाए तो ये अल्लाह की मेहरबानी से ही हो सकता है. इसके लिए आप ही को डॉक्टर अनवर इन्हें ये जो साहब हैं इनको इंचार्ज बना दीजिए. हम लोग तैयार हैं, उनके नीचे रह के भी काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या वो करेंगे, ये है बात. मेरा इसमें सीधा सीधा मानना ये है कि अगर कोई भी रास्ता होता, जो आप ये कह रहे हैं ना, मैंने 5 साल लगातार इसी काम की कोशिश की है, लेकिन जिन लोगों का फायदा वक्फ को बर्बाद करके ही है वो आपके साथ नहीं आएंगे. या तो आप लाइन खींच लीजिए उनसे, या फिर आपको वो लड़ाई के बीच में धोखा देंगे ऐसा कि आप संभल नहीं पाएंगे. ये 2 रास्ते हैं. लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहें तो आप एक टीम बना लीजिए. मैं भी चेयरमैन साहब से भी ये कह रहा हूँ और डॉक्टर अनवर से भी कह रहा हूँ, 2-3-4 लोगों को इस काम पे लगा दीजिए.
मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर ये लोग ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं। ये इन लोगों ने जाके जो ये बातें कर रहे हैं जेपीसी में, मेरे भी तो लोग हैं ना अंदर, वो बताते हैं ना क्या बात हो रही है अंदर। तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है तो ये अल्लाह की मदद होगी। मैं तो खुद इस बात को तस्लीम करता हूँ। किसी भी कुछ भी करके अगर ये लोग सिर्फ हमारी मुखालफत ना करें स्ट्रेटेजिकली, तब भी हम लोग जीत जाएंगे। सर आपने जी खुद ने अपनी पहली बात में बहुत कहा था हजरत अली आप का कौल कि आजमाए हुए को नहीं आजमाते, तो लेट अस मैं नॉट लाइक वापस मैं एक नहीं और आजमाऊंगा, नहीं मैं ट्राई करें। बाकी देखें लोगों ने ये नहीं एक आजमाया बात है, वो है, आजमा ले, मैंने आजमा लिया। ये जो नहीं 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 रिजिडिटी है ना, आजमुदन आजमाना जेहलस, इस तरह की रिजिडिटी कम्युनिटी को सिवाय डाउनफॉल के और कुछ नहीं कर सकती है। नहीं, मैं इसीलिए प्लीज कह रहा हूँ ना, आप कोशिश करें देखें, इस बारे अभी में। महमूद पराचा साहब ने माशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव बातें करी और मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूं उनके नहीं, इस मैं पहल इस को। काम की जिम्मेदारी भी आपकी लगा रहा हूँ। मैं अपना कॉल दे रहा हूँ आपको। अगर कोई भी ऐसा तरीका निकल सकता है तो हम इन लोगों की क़यादत में भी काम करने को तैयार है, लेकिन धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है, ये आप ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और है वो भाई, नहीं देखिए, हर स्ट्रैटेजी चीज हम जब लोगों की पब्लिक रहेगी, डोमेन में होगी, हर चीज जब लीडरशिप पब्लिक इनकी डोमेन रहे। में होगी, हाँ, हर और चीज मेरा जब एक पब्लिक ही कहना है, एक सेकेंड, कि जो काम होना चाहिए ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। मैं भी जो करूंगा ट्रांसपेरेंटली करूंगा, ये भी जो करेंगे ट्रांसपेरेंटली करें। ये तो कोई गैर मुनासिब बात नहीं है ना। माशाल्लाह बहुत सही कहा आपने। हम लोग जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हर चीज पब्लिक डोमेन में हो और सब लोग यूनाइटेड होके आए। और बस वो ये जो फिलॉसफी है ना, ये फिलॉसफी हमारी बर्बादी का की जड़ है कि भाई आजमूदन आजमाना जेहलस और ये सब। देखें सीआरसीसी और ये जो था वो दूसरा था। हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल था आसाम का। और मैं जानता हूं महमूद पराचा साहब को, जब वली रहमानी साहब हमारे जाकिर नगर वेस्ट में हुआ करते थे तो उनको मैंने देखा है रात रात भर उनके साथ बैठ के आसाम के उस मामले को सॉल्व करते हुए। मैं बहुत क्लोजली उनसे एसोसिएटेड रहा हूं। मैं देखा है माशाल्लाह इन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब यूनाइटेड हो, हमारे पास वैसी लीडरशिप नहीं है जो सब लोगों को यूनाइटेड कर तो सके। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी लगा रहे हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप कर लीजिए किसी हमारी तो तरीके से अगर इनको। हम तो मैं तो एक मशवरा दे रहा हूं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, नहीं, हमने लेकिन ये हमने इंडिया कोशिश करके इस्लामिक मैं कल्चर फेल हो सेंटर में चुका हूँ बहुत कोशिश बार। करी, हमने इंडिया ये मैं कह इस्लामिक रहा हूँ कल्चर आपसे। सेंटर में कोशिश मैं करी शुरू और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज करने पे मजबूर किया। हमने जमातुल उलमाए हिंद उनको अप्रोच किया और वहां भी एक कॉन्फ्रेंस हुई। और माशाल्लाह अनवर साहब की लगातार सब कॉन्फ्रेंस को मैं अटेंड कर रहा हूँ। अभी यूनिटी की मैं जरूरत आपसे है। क्या कह रहा हूँ, इस काम को मैं 5 साल तक करके पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत, आप समझ सकते हैं मैं किस तरह का आदमी हूँ। फेल हो चुका हूँ, तो आप कीजिए कोशिश, मैं आपके साथ। नहीं नहीं सुनो, अभी जो सैयद अनवर ने कहा है हम लोग से मुत्तफिक हैं कि ये क़यादत आप ही की होगी, वो महमूद पराचा साहब की, और ये हम मीटिंग जब जहाँ पर भी आप लोग करना चाहें करें, और हम लोग साथ हैं। व्हाटएवर यू डू एडवाइस वी विल बी विथ यू। देखिए, ये हम लोग को भी एहसास है कि महमूद पराचा साहब के साथ SC/ST की एक बहुत बड़ी लीडरशिप चंद्रशेखर जी की है। हाँ, और वो इनके साथ हर पल खड़े रहेंगे। हम लोगों को इस बात का एहसास है और ये मूवमेंट तभी बढ़ेगा जब हम, जैसा कि इन्होंने खुद कहा है कि SC/ST और दूसरी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को हम लोग लेके साथ चलेंगे। 100% की बात है। मगर अगर हम अपने कम्युनिटी के जो रहनुमा हैं उनको इग्नोर करेंगे तो ये मास मूवमेंट नहीं बन पाएगा। और अगर किसी को ये खुशफहमी है तो मुझे लगता है ये गलत है। मैं इसका एक है ना, आपके सामने लाइव एग्जांपल दूंगा। आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको इनकी सारी हकीकत जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको भेजता हूँ। उसके बाद में आप बजाते खुद डिसाइड करिए कि मैंने ये डॉक्टर बात हुसैन साहब, क्यों कही है। मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा गफूर साहब से। मेरे पास सब हाँ कॉन्टेक्ट बस, है, अपने ही लोग हैं। लेटेस्ट जी, जितने हम मैं एक पार्टिसिपेंट बात हैं। बोलना चाह रही हूँ। ठीक। देखिए, जफरुल हसन मुजीब जी शायद ये जो अभी प्रपोजल डाले हैं कि रहनुमा जिसको कह ले, कोट अनकोट रहनुमा, तो मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन है। सिर्फ MP बन जाने से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाने से, जमायत बन जाने से कोई रहनुमा नहीं होता। वो हम प्रूव हो चुके हैं 75 ईयर्स में। अब आप इस मोड़ पे जब पूरी रहनुमाई
हमको धोखा दे चुके हैं। पूरी इश्यूज जो अभी पर्चा साहब भी जो गिनवाए हम लोगों को, जहां जहां हमको धोखा मिल गया, राइट फ्रॉम हिजाब से लेके सब चीजों तक। अब इस मोड़ पे जब हम एक स्ट्रेटेजी को निकाल रहे हैं, आप कौन सी बुनियाद पे ये बोल रहे हैं कि वो लोग रहनुमाएं उनके बगैर यूनिटी ही नहीं हो सकती? भाई वो लोग चंद है और हम आवाम बहुत है। आई मीन बिल्कुल। मेरा आपका लॉजिक ही मुझे बिल्कुल बहुत ही आई मीन इट अच्छा, डजंट लुक एट ऑल एक बात feasible one. बताएं, एक बात बताएं, अगर आप, मैं बिहार से ले शुरू करता हूं, ठीक है? बिहार में क्या इमारते शरिया को और उनकी जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बिहार की है, क्या उनको अगर हम लोग नहीं लाते हैं अपने प्लेटफार्म पे, तो क्या ये मूवमेंट बिहार में सक्सेस होगा? नहीं होगा। इसी तरह आप आ जाएं चंद्रबाबू नायडू के इस पे। हाँ, देखें, आप सुनिए, मैं इसका जवाब मैं देता हूं आपको। इसका जवाब बॉम्बे जो है, एक सेकंड मैं देता हूं जवाब। मैं आपकी बात समझ गया, भाई जफरुल मैं जी, समझ गया। सीए में कौन सी जमात उतर के आई भाई? बोलिए नहीं, मेरे नहीं, को। इसमें कितनी देखें अनप्रैक्टिकल बात सीए कर रहे हैं। देखें, एक बात सुनिए, भाई सीए देखिए, एनआरसी में, नहीं देखिए सीए भाई, बात उनकी कर एनआरसी दो। बात ला थी, फिर बहस ही छूट गई और वक्त से छूट मुझे गया अपन। मुझे बोलने देखिए, दीजिए, इतनी शैतानी मुझे बोलने बना है दीजिए। उनके पास। बोलने दीजिए। महमूद पराचा साहब को बोलने दीजिए भाई, चेयरमैन बनाया है तो कुछ मेरी बात भी सुनिए, बोलने देखिए, दीजिए। एक बात आप बिल्कुल जहन में साफ कर लीजिए और मेरी बात पे भरोसा ना करें। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, एक आदमी का नाम लें और उसके आरएसएस से कैसे डायरेक्ट ताल्लुकात है, और वो इन सारी मुहिम को खराब करने के लिए ये सारे तंजीम के लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल वो मैं आपको बिल्कुल। नाम लेके सबूत समेत दिखाऊंगा। ये लोग जहर हैं, जहर को हाथ में लेके भी हम चलने को तैयार हैं। ये जहर हैं, इसमें किसी को भी 1% शक नहीं होना चाहिए। मैं इमारत शरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वली रहमानी साहब के साहबजादे हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने सबने क्या क्या साजिश की है। मैंने उन्हें बोला था कि उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए पर्सनल लॉ बोर्ड का। ये नहीं बनाएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी सबकी बता रहा हूँ। मैं आपको, ये जहर हैं, उस जहर को हाथ में लेके चलेंगे। सीए एनआरसी की हमारी मुहिम को नाकाम करने के लिए इन सारे लोगों ने जमीन आसमान एक किया हुआ था, जमीन आसमान। ये वो लोग हैं जो एजेंसीज के साथ मिलके नौजवानों को नाम दे के फंसवाते हैं, फिर उसके बाद वकील रखवाते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक एक आदमी का बता सकता हूं सबूत के समय, और वैसे दर्जनों नौजवानों को मैंने छुड़वाया। यही इनके वकील जाके उनसे प्लीड गिल्टी कराते हैं। अगर आप इनको रहनुमा समझते हैं, मेरी आपने शुरू में बात नहीं समझी, अगर आप इनको मौलाना समझते हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं अपनी भूल दुनिया कर रहे की। हैं, बिल्कुल। टोटली ये जहर हैं, इसमें किसी को 1% भी शक नहीं होना चाहिए कि ये आरएसएस के डायरेक्ट पेरोल पे हैं और उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं 5 साल तक कोशिश की है, आप मुझसे ज्यादा कोशिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने आपको फिर भी मौका दिया है। इनको बोलिए ना मेरे साथ आके प्रोटेस्ट करें, हमें किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं रहूंगा और ये 200 मौलाना जो हैं, सुनिए, ये सब प्रोटेस्ट करेंगे, जंतर मंतर पे बैठेंगे हम लोग, हंगर स्ट्राइक पे परमानेंट। मैं लीड करूंगा, मैं गोली खाऊंगा सबसे पहले। आप इन्हें तैयार कर लीजिए। ये सारी कम्युनिटी को सरकार के इशारे पर, इनकी जितनी तंजीमें हैं, ये सरकार के इशारे पर मुसलमानों को डरपोक बनाने के लिए पूरी ताकत बिल्कुल लगा। बिल्कुल 100% महमूद ये भाई 100% मुनाफिक हैं। इसमें हाँ। मुझे अगर 1% भी शक होता ना तो मैं ऐसी बात नहीं करता। ये 100% बेशक 100% खालिस टोटली मुनाफिक हैं सब। टोटली एग्री टोटली I एग्री। मैं हैदराबाद और का एक इनको एग्जांपल बता हमें सकती हूँ। आइडेंटिफाई करके पनिश करना है सबको। I ये हमारा टर्म गोल है। और इनसे अगर आप इस चक्कर में रहे कि ये नहीं आएंगे और वो नहीं आएंगे, तो आप इनसे कह दीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, QR कोड कराएं। महमूद मदनी साहब ने अभी तीसरी शादी की है, चौथी करना चाह रहे हैं। QR कोड कराएं कि मैं चौथी शादी कर लूं या नहीं कर लूं, पता लग जाएगा कितने लोग साथ हैं इनके। ये जो इंडिया टीवी पे आ रहे हैं ना, ये आरएसएस करवा रही, भेज रही है इन्हें हम लोगों को छोटा दिखाने के लिए। दे आर ऑन पेरोल, दे आर ऑन पेरोल, बिल्कुल। ये आरएसएस ही हैं, ये हाँ। आप समझ लीजिए। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा इनके ऊपर। अगर हमारा कैंपेन इनके ऊपर डिपेंडेंट है तो कैंपेन कभी नहीं होगा। कैंपेन होगा, ये लोग पूरी ताकत लगाएंगे कैंपेन फेल करने का, तब अगर पास होगा तो हम जीतेंगे, वरना जीतेंगे नहीं, ये आप समझ लीजिए। अभी आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप कोई तरीका ऐसा इख्तियार कर सकते हैं कि इन्हें ले आए। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो मथुरा मस्जिद का केस है ना, वो मैं कर रहा हूँ सिर्फ अकेला।
वो अभी तक हमने बचा के रखा हुआ है और ये पूरी ताकत लगा रहे हैं मुझे उसमें से वकील हटाने के लिए। मैं तो एक पैसा नहीं लेता। तो ये लोग फ्री का वकील जो जीत रहा है 100% केसेस सारे, उसको पसंद क्यों नहीं करते और हारने वाले कपिल सिब्बल को क्यों करते हैं, जिसका 100 आउट ऑफ 100 रिकॉर्ड है इन केसेस में हारने वाले का? कितने एग्जांपल दूं मैं आपको, बताइए। ये मेरे साथ काम करने को ये तैयार इस क्यों तरह नहीं है? की बैंक के साथ चीजें काम करने को तैयार, महमूद बताइए पराचा आप। साहब, हम लोग आपको जानते हैं और हमने आपको बहुत नजदीक आप से मुझे देखा ये है। बता दीजिए हाँ, कि ये और लोग हमारे साथ काम कैसे करेंगे? मैं सब काम छोड़ के इस काम पे लग जाऊंगा, बताइए आप मुझे। हाँ बस ठीक है। ये बहुत सही बात कही आपने। डॉक्टर ये शराफत, बहुत सही बात कही मैं ये आपने। मुहिम भी छोड़ दूंगा अगर ये मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाए या मुझे अपने साथ काम करने दें। बताइए, ये वक्त का तो बहुत आसान मसला हो गया। फिर अगर ये लोग किसी भी तरीके से हमारे साथ आ सके, चलिए इतना करा दीजिए कि हमारी मुखालफत ना करें। जो ये पूरी ताकत लगा के हर मिल्ली काम में गुब्बारे में चुहा चुभोते हैं, साजिश करते हैं, वो ना करें बस। बहुत ऐसा सही कोई कहा रास्ता आपने, निकाल बहुत दीजिए, सही चलिए। कहा। तो क्यों नहीं इन चीजों को एक बार पब्लिक डोमेन में लाके, हाँ, और पूरा ओपन डिस्कशन करके, बिल्कुल होगा। अगर और कोई इन भी लोगों को बंदा देखिए, इस तरह की इनका हरकत अंजाम, कर रहा है तो एक उसको तरफ अमित शाह बेनकाब साहब किया है, एक जाए। तरफ हम हैं। ये जेल में रहेंगे सब, मैं भी नहीं छोड़ने वाला हूं इन्हें। मेरे पास सबके सबूत हैं, बख्शूंगा मैं भी नहीं। लेकिन मेरे ऊपर काम इतना ज्यादा है कि मैं फंसा बहुत हूँ। तो मैं एक बात हैदराबाद की बताना चाहती हूँ, प्लीज, इफ आई एम परमिटेड बाय द चेयर। यस, कैरी ऑन। या तो हैदराबाद में पर्चा जी क्या हुआ कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगातार हम वक्फ बोर्ड के केसेस हाईकोर्ट में हारते गए। और उसमें से एक बहुत अहम चीज है, मोइन मंजिल जो हैदराबाद की गन फाउंड्री में वक्फ की प्रॉपर्टी थी, एक लेडी मुतवल्ली थी, उन्होंने बेच दिए। दे वेटेड फॉर द 12 years लिमिटेशन पीरियड। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए, तो वहां पर उसमें एक पेटिशनर, मुझे जब पब्लिक जजमेंट भेजी मेरे पास, उसमें तो एक पेटिशनर सिटिंग एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी है, और आज तक वो लोग किसी चीज में अपील में नहीं गए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट पे। और हमारे पास तो एक नोटिफिकेशन को जज निकालते गया, यानी एक नोटिफिकेशन में करीब 1000 वक्फ प्रॉपर्टीज, और उन्होंने 1954 में सर्वे हुआ, लेकिन 1995 में नोटिफिकेशन हुआ, सर्वे 1954 में हुआ। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि नोटिफिकेशन इज टोटली इनवैलिड एंड देयर इज मैं नो आपको अपील। बताते रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी की फैमिली पिछले 25 साल से जो भी कुछ हो रहा है तेलंगाना में, सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और अभी नए कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर वक्फ की प्रॉपर्टीज लूटनी है। आप उनसे ये उम्मीद करना कि वो वक्फ की बचाने में कोई काम करेंगे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई नासमझी की बात हो ही नहीं सकती। ही इज द मेन हम थीफ उस ऑफ वक्फ नासमझी में इन नहीं है भाई, तेलंगाना। यहाँ पर कोई सजेस्ट कर रहे हैं उनकी रहनुमाई में करे कोट अनकोट, तो बड़ी मैं ताज्जुब की करने बात को तैयार हूं ना, लेकिन वो मुझे अपने साथ काम कराएं। चलिए, मैं बोल रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब और मैं प्रोटेस्ट करेंगे, आप तैयार कर लीजिए उन्हें। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो पीछे से आरएसएस को बताएंगे कि अब हम वहां पे जाके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस काम को करेंगे। एजेंट प्रोवोकेटर। लुबना मैडम, लैंको के बारे में बोलिए, लैंको के बारे में, लैंको के एक बारे में थोड़ी बोलिए है। मैम। अरे आप वेबसाइट खोल के दिखाइए, अगर स्क्रीन शेयर हो सकती है तो। 1752 एकड़ में से 1400 एकड़ गायब है, हैदराबाद की। वेबसाइट खोल के देखिए। ये लोग ही तो हैं हमारे दुश्मन। इनके बारे में ये सोचिए कि हमारे खिलाफ हैं, आरएसएस के साथ हैं तब। और अगर नहीं होगा एजिटेशन तो नहीं होगा फिर। लेकिन इनके साथ अगर कोई भी इस गलतफहमी में है कि इनकी मदद के बगैर कुछ नहीं होगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में बहुत है। बड़ी गलतफहमी। और अगर इन्हीं के हाथ में रहना है तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम फतेहयाब हों। ये बात सीधी है। हमें इनको आरएसएस के साथ सबक सिखाना है, ये है गेम और ये है जंग हमारी। ठीक है। लुबना मैडम प्लीज बोलिए आप लैंको के बारे में। వీళ్ళు మహమూద్ పర్చా వాళ్ళు వక్ఫ్ కి సార్ రమ్మని చెప్పారు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఆన్ జూమ్ విత్ దెమ్. ఐల్ ఫినిష్ టాక్ నౌ, ఇట్స్ గెటింగ్ ఓవర్. ఐల్ కాల్ యూ. ఓకే ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. लुबना मैडम प्लीज लैंको की पूरी हिस्ट्री बताइए, लैंको के बारे में। కాదు కాదు, ఈ మహమూద్ పర్చా అని, लुबना అడ్వకేట్ मैडम कोई మహమూద్ दूसरे పర్చా అని लैंको एक చాలా नहीं है మంచి अनवर साहब, ఓపెన్, వెరీ ఆనెస్ట్ एक అండ్ लैंको సెక్యులర్ नहीं మైండెడ్ है, అట్లా सैकड़ों ఉంటాడు ఆయన. लैंको हैं। సో అతనిది కొంచెం సజెషన్స్ అవి అని చెప్పి నన్ను नहीं सर, పిలిచారు लैंको इसलिए క్లోజ్ మీటింగ్ इम्पोर्टेंट లో, है జూమ్ మీటింగ్ कि లో. नीचे से ऊपर तक జస్ట్ का ఇట్స్ सारी గెటింగ్ चीजें ఓవర్. फेवर में आई वक्फ के, या और आई लास्ट कॉल में यू. जो है वो थैंक यू. ओरिजिनल वक्फ डीड के ऊपर जो है मामला पलट गया पूरा। एक नहीं है, वो भी सैकड़ों हैं ऐसे।
एक का ये डॉक्टर लुबना बता रही हैं। हाँ, मैंने तो हमारी वक्फ बोर्ड में इतना बुरा हाल है कि निजामुद्दीन अकबर जो है वन ऑफ द कंटिन्यूअस वक्फ मेंबर्स, यानी शायद क़यामत तक रहेंगे क्या नहीं मालूम, उतनी कंटिन्यूअस जो मेंबर है उनके ऊपर एफआईआर्स है। ओके, और एक जो मेंबर है 2016 से 22 और सेकेंड टर्म जो इसकी चल रही है, और जमायत के अहम नेशनल लीडर है उन्होंने मोतसिम अली खान, उन्होंने तो फ्रॉड करके वहां पर है, क्योंकि वो लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करते हुए फॉर्म 26B में गवर्नमेंट टीचर होते हुए उन्होंने लिखे कि सोशल वर्कर है, और वो इलेक्शन होने के बाद फिर जाके गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन भी हो गए। उनके ऊपर हाईकोर्ट की केस गिरी तो हाईकोर्ट की सुनाई नहीं जैसा करके फिर सेकंड टर्म में भी इलेक्ट हो गए। आई मीन, हाउ इज ऑल दिस गेटिंग पॉसिबल? द वक्फ बोर्ड इटसेल्फ उनके मेंबर्स के ऊपर एफआईआर है। और शाहनवाज कासिम जी जो ये थे, उन्होंने क्या बोलते हैं, आईपीएस ऑफिसर जो सीओ थे, उन्होंने इन सभी की, निजामुद्दीन अकबर हर किसी पे उन्होंने एफआईआर लगा दिए थे। उन्होंने आज तक उसको खुले ही नहीं, उसके ऊपर कुछ चार्ज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही नहीं हो रही। इस सब की जिक्र किए मैंने ओपन पब्लिक में कि लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को डिफेंड करते जा रहे हैं ये असद ओवैसी। एंड असद ओवैसी की तो पहले से उन्होंने 20 ईयर्स से एमपी वक्फ बोर्ड मेंबर है, और उसके पहले पूरे उनके वालिद थे, और लोग एमएलए, आज के दिन भी उनकी पार्टी पूरी है वक्फ बोर्ड में बैठी हुई। सो ऑल दिस इज अ प्रूफ कि नथिंग इज। और आपको मालूम, हैदराबाद की जो हाउसिंग है, लोगों के घरों में मैं जब जाती हूँ, चूहे जा रहे थे वैसी घरों में रहते हैं वो लोग, हाँ, सारे के सारे मुस्लिम्स हैदराबाद में। एंड ही इज प्रिसाइडिंग ओवर दैट, हिज पार्टी इज प्रिसाइडिंग ओवर दैट फॉर द पास्ट 50 ईयर्स। हाउसिंग की प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाना चाहिए थी भाई हमारी। बहुत दर्द भरी कहानी है भाई हैदराबाद की। And I don't know how people are thinking that they are, or I am agitated with that word itself. हम बहुत सफर हो रहे भाई हम यहाँ पर। They are enemies of our community. Yes, We have yes. to take them in that way only. ये लड़ाई में वो लोग अगर हमारे अगर सामने आप हैं। इतना सफर हो रही हैं तो वहां से इलेक्शन क्यों नहीं जीत पाती हैं? मैं बताता हूँ इसका जवाब, अच्छा। आप मत बोलिएगा, मैं बताता हूँ। आरएसएस उनकी मदद करती है, उन्हें लीडर प्रोजेक्ट करती है, सारी सरकारी मशीनरी उनका साथ देती है। इलेक्शन इज नॉट अ पैमाना। लोगों को बेवकूफ बना के नरेंद्र मोदी ने कितने वोट लिए हैं। इलेक्शन हाँ। पैमाना नहीं होता है ईमानदारी का। ये सबसे बड़ा ये अजीब सी बात है कि इलेक्शन मिथ है पैमाना ये, बन गया। इज अ मिथ। ये कौन कौन क्रिमिनल है जो इलेक्शन जीत के आता है? बृजभूषण शरण सिंह जीत के आता है इलेक्शन, पता है ना आपको? साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर इलेक्शन जीत के आई, टेररिस्ट है वो। ये कौन सा तरीका है? सबूत हमारे साथ हैं, सबूत उनके खिलाफ हैं। जो आदमी उनकी तरफदारी करता है, एक और बात सुन लीजिए, वो भी गद्दार है। हमें बिल्कुल। लड़ाई लड़नी है ये इनको दुश्मन मान ये के। जो हम लोगों की आदत है ना ये कि हम है, लोग यही तुरंत है। किसी को गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं तुरंत नहीं और कर रहे हैं। मुनाफिक डिक्लेयर अब कर आप देते हैं। नहीं, यही कोई हमारी नहीं है, नहीं, ये कम्युनिटी बात में नहीं है जुबैर नहीं। भाई। आप जुबैर बताइए भाई, ये सबूत, बात मैं नहीं आपको एक बात सुनिए, सुनिए, एक बात एक मिनट सुनिए। चुप रहिए बाप। एक सेकंड, कौन है आप? पहले ये बोलने बताइए दीजिए, मुझे। सुनिए, एक बोलने मिनट, कौन दीजिए। बोल रहे हैं? कौन? मैं जफरुल हसन मुजीब बोल रहा हूँ, ठीक हाँ है मुजीब साहब, अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। जी। अब आप नेट खोलिए और जाइए वेबसाइट पे, हैदराबाद की देखिए प्रॉपर्टीज। 1700 एकड़ में से 1400-1500 एकड़ कहाँ गायब हैं? उसके बाद इन्हें मुनाफिक ना बोलूं तो क्या बोलूं मैं, बताइए आप? बिल्कुल उसके सही बाद बात। गद्दार ना बोलूं तो क्या बोलूं, बताइए आप? उसके बाद ये लंबे लंबे लेक्चर देंगे हमें, अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। महमूद भाई पेराचा 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद जो इन्होंने हमारे उम्मत का हाल किया है, वक्फ बोर्ड पे गद्दार हैं, गद्दार गद्दार हैं, ये लोग ने, गद्दार हैं। नाक की तरह बैठे। बेचारी लुबना बहन बता रही है कि लोगों के घरों में चूहे अरे घूमते। लुबना बहन शर्म के मारे नहीं बता रही हैं, हाँ। वहां पे हमारी ख्वातीन के हाल क्या हो रहे हैं। बिल्कुल। उनको लोन दे दे के क्या क्या उनसे काम कराए जा रहे हैं, ये करा रहे हैं, और उसके बाद उसको कोई डिफेंड करने वाला आ गया मेरे सामने। मैं अभी प्यार से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो अरशद मदनी का बताऊं मैं आपको? आए मेरे पास, मेरे ऑफिस में आए, मैं दिखाऊंगा आपको। महमूद मदनी का बताऊं मैं आपको कौन है? 370 आर्टिकल 370 के लिए सपोर्ट करके जिनेवा में जाके कहा कि यस आई होल हार्टेडली सपोर्ट। ऐसे लोगों को आप रहनुमा कहते हो? हमें शर्म आनी चाहिए यार। गद्दार वो हर आदमी गद्दार है जो इनके साथ है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ? इनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ नहीं है, मेरे से सब टच में है, सब लोग परेशान हैं इनसे, सिर्फ लाल इनके साथ है।
ऐसे नहीं चलता, ये आरएसएस का तरीका है ना, एक आदमी भेज दो पूरी मीटिंग खराब कर दो, मीटिंग को ये खराब कर आरएसएस दो। का तरीका है। बेशक बेशक, दे ऑलवेज आप डू रास्ता दैट। मत बताएं मुजीब साहब, अगर आप ईमानदार आदमी है तो मेरे ऑफिस आएंगे। आप कहाँ रहते हैं ना, दिल्ली रहते हैं, वेरी और वैलिड, आप और वेरी मैं बैठ वैलिड के वीडियो पॉइंट। बनाएंगे। आप आएंगे अब? जी जी जी, मैं आएंगे अभी ना? आने के और आप, मैं प्रेस को मैं अभी बुलाऊंगा, मैं सुनिए, प्रेस बुलाऊंगा, आप सुन मैं ले मेरी आना, बात। हाँ ना ना जी ना ना जी ना, ऐसे नहीं होगा। मैं प्रेस बुलाऊंगा और लाइव होगा, आप मुझसे बात करें, मैं दिखाऊंगा आपको सारी, या तो आप मेरी बात मानेंगे या मुझे अपनी बात मनवाएंगे। ये देखिए, गद्दार हैं, मैं ये देखिए, एक आरएसएस के बात सुनिए, एजेंट हैं, एक और ये बात सब सुनिए, आरएसएस के एजेंट हैं। मैं अब मैं बताएं ये मुझे, मैं ये बीच का मैं रास्ता किसी कोई नहीं के है। मैं किसी की आप सपोर्ट किसी नहीं की कर रहा हूँ। तारीफ ही कर रहे हैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ। और अब आप अगर सच्चे हैं तो एक ही टेस्ट है आपका, मुझे बहुत अच्छी तरीके से टैकल करनी आती है सिचुएशन। अगर आप मेरे ऑफिस आएंगे, बताइए किस दिन आएंगे, मैं प्रेस बुलवाऊंगा, ठीक है, और मैं और आपको आप बात बताता हूँ करेंगे, तब आप मुझे बताइएगा। जो आप अभी इस जूम मीटिंग में बोल रहे हैं, हमारी ये बड़ी बुरी खराबी की बात है, हम किसी को मुनाफिक बोल देते हैं। 5 साल तक टेस्ट किया है, सबूत जुटाएं, जब बोल रहा हूँ मुनाफिक में। अच्छा ठीक है, 5 साल तक। सैयद अनवर, ठीक है, मुजीब साहब को बहुत वक्त मतलब दिया गया, अरे उनको ये रोका तरीका जाए। होता है ना, एक आदमी भेज, ये एक आदमी भेजते हैं, ये आरएसएस का तरीका है, और वो सारी मीटिंग को हमारी डिरेल करेगा। हमारी इनसे लड़ाई है, सैयद अनवर, भाई सीधी बात पिछले है। 15 मिनट से 20 मिनट से हम लोग सिर्फ इस वक्त के बिल से हट ये गए आरएसएस और का यही बात पे आ गए। पेटेंट हाँ तरीका है। बिल्कुल। नहीं, अब अब ये इनको मुजीब साहब रोका मेरे जाए। ऑफिस आए तो मैं डायरेक्ट टेलीकास्ट करके दिखाऊंगा, और इनके सामने दिखाऊंगा सारे सबूत आई विल लाइव। हम्बली रिक्वेस्ट अनवर साहब को कि ऐसे लोगों को ना इनविटेशन ना दिया बुलाया जाए, जाए इनको। ना नहीं, बुलाया जाए प्लीज। वेरी इतनी करेक्ट। हेल्थी मीटिंग हुई है, इतनी पॉजिटिव मीटिंग हुई है। पॉजिटिव और ये मीटिंग है। आरएसएस का क्रेडिबिलिटी तो पेटेंट इनके तरीका पीछे है। से एंड एक में आदमी आके भेजते हैं अपना बलून वो। बलून में आके इन्होंने ये सुराग कर देना है, यू नो नहीं हाउ। नहीं, ये आरएसएस का तरीका है ना, ये वहीं से निकल के आता है, मुझे आई पता है एग्री ना। विद यू, मैं तो फुली एग्री करता हूँ महमूद भाई से। we don't have time to waste like this, we have to write the we ये should, मेरे ऑफिस नहीं आएंगे, बिल्कुल 100% नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ इस बात I को, क्योंकि totally ये agree। मुजीब साहब को अब नहीं बोलने दिया जाए, और हमारे पास कंट्रोल नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। ना सैयद अनवर, म्यूट करें ना, आप उनको बोले अनवर अनवर साहब उनको म्यूट सैयद करें। अनवर शुड mute him, that's it। No, sir, he has already muted himself. Yes. That's okay, Please that's proceed. fine। Yes. He wasted a lot of time and unnecessary। Necessary, नहीं, ये unnecessary। आरएसएस का तरीका होता है ना, आप लोग नहीं समझते, मैं समझता हूँ। ये एक आदमी भेजते हैं अपना सब खराब कराने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। इग्नोर करें। Meeting has been very successful, alhamdulillah, and we have actually going to do something about it, and इंशाल्लाह inshallah। And Anwar, just send me the all the minutes of those meetings you will have with रिकॉर्डिंग की हुई है recording। Yeah, that's fine। Yeah, I would like to be informed of all these things, inshallah। So what do we do now? I mean, we had Mr. Chairman, I'm very happy with Assalamualaikum. what Mahmood Pracha has said, and I totally agree with his statement and all these things. And I will also be in touch with him somehow about my concern. Anyway, so what do we do now, Sayyid Anwar? May I speak, Mr. Chairman, please? Yes, carry on। This is Advocate Raees Ahmed। हाँ बोले। आजकल जो महमूद प्राचा साहब जानते हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह 123 वक्फ प्रॉपर्टी में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो ईवान गालिब में प्रोग्राम रखा था, उसमें हम शामिल थे। दिल्ली मॉनिटरी कमीशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परवेज वर्मा साहब ने कुछ मस्जिद और कब्रिस्तानों पर इल्जामात लगाए थे, तो उसकी फैक्ट फाइंडिंग हमने ही वो सरकारी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को जमा की थी, जिसका हंगामा पिछले 3 दिन से जी न्यूज पर चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो वो फैक्ट फाइंडिंग हमने ही करके और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परवेज वर्मा साहब के ऊपर एफआईआर करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका टिकट कटा, और वेस्ट दिल्ली से उन्हें इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और दूसरे कैंडिडेट को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी बड़ी कामयाबी मिली। इस वजह से आप देख रहे होंगे पिछले 3 दिन से जी न्यूज पर इस पर बहस चल रही है। हम हालांकि जाते नहीं थे इस तरह की डिबेट में, क्योंकि हम इस डिबेट को बोलते हैं एक तरीके से मुर्गा लड़ाने वाली डिबेट, सॉरी टू से सच टाइप ऑफ थिंग। लेकिन मुझे कल मजबूरी में जाना पड़ा, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट सबमिट की थी। हम 5 लोगों की मेंबर्स की कमेटी थी वो, जिसने वो सरकारी रिपोर्ट जमा की। उसके अंदर जो दिल्ली का पालम का एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर 15 बीघे 4 बिस्वे का कब्रिस्तान है, जिसके ऊपर इन लोगों ने 6 मंदिर, एक शमशान घाट, एक फ्लाईओवर, एक डीडीए का, एक एमसीडी का ऑफिस और एक पूरी कॉलोनी और एक फ्लाईओवर बना करके रख दिया है।
और कब्रिस्तान रह गया है बहुत छोटा, 1-1.5 बीघे या 2 बीघे का, और उसके कोने पे एक मस्जिद बना ली है। तो ये सिचुएशन के अलावा बहुत सारी सिचुएशन है। हमने दिल्ली के अंदर उसके अंदर लगभग 562 ऐसे कब्रिस्तानों की लिस्ट छापी है खसरा के साथ। उसके लिंक हमने शेयर भी कर दिया है कल की डिबेट का इसी चैट बॉक्स में अपने दूसरे आईफोन से जिससे हम कनेक्टेड हैं। तो आप मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पर इसलिए बता देना चाह रहा हूँ आप सबके लोगों से। मैं काफी देर से सुन रहा था क्योंकि मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था, तो बस जब घर पहुंचा हूँ जस्ट तब मैंने कहा कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं सुनता आ रहा था आप सब लोग की बातें। बहुत अच्छा महमूद प्राचा साहब का अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहता है इन सब मामलात में वक्फ के लिए। हम हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, जैसा जैसा हम सीखने वाले, अभी तो हम लर्निंग स्टेज में हैं, लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसमें हमने फतेह पाई है। जैसे सुनहरी बाग वाला मस्जिद का मामला था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करी। धोलाकों वाला मामला था, या मेरे पास कुछ वक्फ के कब्रिस्तान या दूसरे मसाजिद के केसेस हैं जो मैं सिविल कोर्ट्स में या दूसरी कोर्ट्स में लड़ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मेरे सिर्फ एक छोटा सा इस ग्रुप से जो भी ये बनने जा रहा है, इनसे थोड़ा सा एक पर्सनल और प्रैक्टिकल सवाल सिर्फ इतना है कि एक्चुअली क्या है कि हम भी अवेयर नहीं है वक्त से, हमारी कम्युनिटी भी अवेयर नहीं है, और गैर तो है ही नहीं अवेयर उनके अपने एंडोमेंट्स के बारे में भी। परसों अमर उजाला ने एक रिपोर्ट छापी है जिसका लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। वो समझ लीजिए एक तरीके से एक बहुत अच्छा इंजेक्शन है। मैंने कई सारे अपने गैर मुस्लिम फ्रेंड से बात की, और जब मैंने उन्हें अमर उजाला के में छपी है वो खबर, उसमें उन्होंने ये बताया कि मुसलमानों की जो पूरे वक्फ की जितनी जायदादें हैं 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा मुल्क के अंदर, वो उसमें सिर्फ हिंदू एंडोमेंट की सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जमीनें जोड़ ली जाएं उनके एंडोमेंट्स की, तो हाँ। वो ज्यादा निकलेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा एक चीज हमें मिल गई है, अल्लाह ने पता नहीं किस तरह से शायद वो कोशिश की। तो मैंने कई गैर मुस्लिम के साथ ये शेयर की, और वो मेरी बात से कन्विंस हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पिछले कई 10 दिन से इस चीज के ऊपर लगा हुआ हूँ। तो मेरे को परसों जाकर के मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, तो वो मेरी बातों से बहुत कन्विंस हुए। मैं पिछले 3 दिन में लगभग कुछ नहीं तो 30 से 40 गैर मुस्लिम को इस बात पर कन्विंस कर चुका हूँ, जो बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहे थे, बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे ग्रुप्स में, या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे थे वक्फ एक्ट के बारे में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर के खामोश हुए हैं। हो सकता है ये कोशिश छोटी हो, लेकिन ये कहते हैं कि बूंद बूंद से भी समंदर या तालाब भर सकता है। तो हम अपनी अपनी छोटी छोटी कोशिशें जरूर करते रहें इस तरह से। जो हमारे सर्कल्स हैं, हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स में शेयर किया है वो अमर उजाला का पूरा टेक्स्ट के साथ। हिंदी में है वो, कोई उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकता है बाहर के किसी ग्रुप्स में डालने के लिए। तो मेरी बस सिर्फ ये दरखास्त है कि जो भी हम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, छोटी छोटी ये जो स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम काउंटर कर सकें, कम से कम आवाम तक पहुंचाएं। ठीक है, दूसरे लोग नहीं सुनेंगे, हमें जी पर बुला लिया गया क्योंकि हम पहले मीडिया के लोग रहे, हमें हम डिबेट करते हैं दूसरे जी सलाम पे या दूसरे चैनल्स के ऊपर, तो वो इसलिए वो बात दूर तक पहुंच गई। कल से लेकर के आज तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो टेलीकास्ट देख लिया है। तो कितना बड़ा मैसेज गया होगा। मैं लिंक शेयर कर दिया, आप लोग भी देखिएगा, और मेरी कोई रहनुमाई कीजिएगा अगर मेरे से कोई। लेकिन जैसे ही मैंने एंडोमेंट की बात की, हिंदू में एंडोमेंट्स की, तो एक मिनट आप देखेंगे उसके अंदर महाराज भड़क गए। कल पूरे दिन वो चला है जी के ऊपर, और उन्होंने बात ही नहीं करी कि लगे नहीं हम वक्त पे बात करेंगे, वो बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन पब्लिक इस बात को समझेगी। जब हमने लाइव डिबेट की, सबने देख रहे थे, पूरा मुल्क देख रहा था कि किस तरह से वो लोग डिफेंसिव रहे। और मैंने बहुत ही संजीदा अंदाज में कह दिया उस बात को, जो लीगल पॉइंट थे। मैंने अश्वनी उपाध्याय साहब का भी वहां पर उन्होंने उनकी पोल खोली, क्योंकि मेरी रिपोर्ट पर परसों उनको बिठाया गया था लाइव डिबेट पर। तो उन्होंने ये दिखा करके कहा कि वक्त कुरान में वक्फ का वर्ड बताइए कहाँ है, और ये कहा कि जो वक्फ ट्राइब्यूनल होता है उसमें सब के सब लोग मुसलमान होते हैं। फिर मैंने उनको कल तरदीद की लाइव डिबेट में कि अश्वनी उपाध्याय साहब इतने सीनियर एडवोकेट होने के बावजूद जो है इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं, जबकि वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज उसके अंदर चेयर करते हैं, उसके अलावा एडीएम लेवल का ऑफिसर होते हैं, ऊपर थर्ड मेंबर उसके एक वक्फ के जानकार होते हैं। तो ये बात अवाम तक जब पहुंची है तो वो कन्विंस हुए। इवन उसके बाद हमारी बात हो रही थी डिबेट के बाद उन लोगों से जो डिबेट में आए थे, साधु महाराज वगैरह, तो वो लोग भी फिर कन्विंस हुए। उन लोगों को भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम।
तो ये चीजें हैं हम लोगों के पास, जो टेक्नोलॉजी का दौर है। मीटिंग जरूर करें हम लोग, सब फिजिकल मीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जराए बहुत अच्छे हमें मिल गए हैं, जिससे हम दूर तक शायद हम मिसकन्फ्यूजन जो है है लोगों के बीच में, खासतौर पर हमारे हम वतन गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर, वो हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे दलित भाइयों के अंदर भी बहुत ज्यादा मिसकन्फ्यूजन है इन सब चीजों को लेकर के। SC STs के लोग हैं, वो करीब नहीं आ पाते हमारे, तो ये मिसकन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये रिपोर्ट जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद हासिल हो सकती हैं। बाकी मेरा छोटी बहुत नाकिस सा इल्म है मुझे, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। आप सब लोगों से अगर कोई बात हो गई हो तो माजरत से मैं चाहता हूँ इस बात के लिए। बस बहुत इतना अच्छी सही बात है रही। I think Sayyid Anwar should conclude the meeting. सर फारूक करीमी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं अच्छा मैसूर से। हैं बोल। Assalamu alaikum. I am Farooq Amin. I hope everybody is hearing me. Everybody has raised so many Waqf issues pertaining to Bhagalpur and other places. I would like to discuss something about Karnataka. Few years ago, Anwar Manpadi had published a report on misuse of Waqf properties by Mr. Rahman Khan, ex-minister, central government, and C.K. Jafar Sharif Sahab, Aziz Seth, C.M. Ibrahim, Tanveer Seth, Roshan Beg, and other personalities. This report was submitted to Karnataka state government, and nothing is known to us about that. He has clearly told in the press statement and how to get the report and who will take action. That is my first question. The second is, can we approach parties like Socialist Democratic Party of India to organize public meetings and protest against the bill? These are my two questions, sir. Thank you. Okay, thank you. Should I answer that? Yes, please. Yeah. Yes. Yes. Thank you very much for raising this. This exactly is our point. Yeah. Every single person who has been connected with Waqf, especially at the higher places, has committed treason on God. This is God's property, Allah's property. तो इन लोगों को तो हम लोगों को कोशिश यही करनी है कि जल्दी से जल्दी we can send them to prison, and there is material in that report itself, although it was made by Waqf chairman of BJP government, but fact remains fact. So that base report is based on factuals. He has provided all the proofs of that. All of them are guilty of usurping Waqf property. There is no doubt about that. I would once again say that let's not involve any political party in this. No. Let's make it a movement of weaker sections, SC, ST, minorities. Yeah. Because political parties will only want to get their political mileage. I have a very bitter experience in that also. Any political party would want to ride on a social movement to gain their publicity. So that makes it counterproductive. We want that people from every party should join our movement. Thank you, sir. Accepted. If we highlight them, then other people will not join, because that will be the problem. Otherwise, you are 100% correct. We will get that report. I can get that report. That's not a big problem. And this new bill will take care of all these problems. Nobody will be spared. What we are preparing, I am consciously making an effort to keep exemplary punishments for people like them. Brilliant. Thank you. Sir, kindly request sir to conclude. Yeah. Memo should conclude. Yeah. Kindly conclude the meeting. Okay. I think so. We had nice discussions, and Mahmood Pracha especially. I understood quite a lot of things from him today, and I knew him for a long time, but not personally, like face to face. And that's my privilege and honor to see him and hear from him. And hopefully, the things he has suggested will help us in the long run, inshallah. So I think there is nothing else to say, Sayyid Anwar. Let me, keep me informed of all
all the proceedings, all the things you will be doing later on in the with महमूद प्राचा जी, तो उसको हमको बताते रहें, उसके रिकॉर्डिंग्स भेजते रहें, और if you need anything from me, whatever I can do, I will do. So alhamdulillah, I am very happy with the meeting. So jazakallah khair. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. Sir, we have dedicated WhatsApp group for this purpose, and all are connected there, first thing. And now with your permission, I would like to, sir, conclude that we are ready to form a movement, a organization, or you can say activist group. Already we have WhatsApp group, and sir has guided to form a a specific movement, and it will be or fall under his leadership and guidance. Yeah. As I said, I am happy with this meeting. When Anwar asked me to chair the meeting, I said, what do I know to chair this meeting anyway? But he assured me that we will learn quite a lot from Mahmud Prachaji, which I have. And inshallah, we hope we will be successful in our effort, and we carry on. Okay. And I will be there whenever you want me. I will be there, inshallah. Sure. Thank you. शुक्रिया. ठीक है sir. Thank you. I will take it. Allah Hafiz. Thank you. Okay. Allah Okay. Hafiz. So, thank you, sir. Okay. Thank With you. your permission, we are closing, sir. Now. Okay. Thank you.